सो दिस इज़ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। सबसे पहले आपसे पूछा जाता है ईयर। लाइक एक बेसिक क्वेश्चन यही बनता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वाज इनेक्टेड इन विच ईयर। सो द ईयर इज़ 1872। इसी तरीके से आपको सभी एक्ट्स का याद रखना है, वेदर इट इज़ आईपीसी, वेदर इट इज़ हिंदू मैरिज एक्ट, स्पेशल मैरिज एक्ट, हिंदू अडोप्शन एक्ट, कुछ भी आप पढ़ते हैं। सो ऑलवेज रिमेंबर द ईयर इन विच द एक्ट वाज इनेक्टेड। दो चीज़ें होती हैं, एक होती हैं डेट ऑफ इनेक्टमेंट, एक होती है डेट ऑफ एनफोर्समेंट। ये जो है ये है डेट ऑफ इनेक्टमेंट, जिस दिन इनेक्ट हुआ। एनफोर्समेंट की डेट क्या होती है, वो अलग होती है। बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम यू डोंट नीड टू रिमेंबर दी एनफोर्समेंट डेट, इट इज़ जस्ट कि आप इनेक्टमेंट डेट याद रख लें एंड इट विल बी सफाइज। ऑल दो डेट भी याद नहीं रखनी है फॉर द लॉ एंट्रेंस पर्पसेज, यू डोंट नीड टू रिमेंबर द डेट। ये जो 25 अप्रैल है, ये मतलब नहीं पूछते हैं, अभी तक तो नहीं पूछा है, वैसे पूछेंगे भी नहीं। दे बेसिकली आस्क यू द ईयर, ठीक है। तो 1872, आईपीसी के लिए 1860, है ना, हिंदू मैरिज के लिए 1955, सॉरी हाँ 1955। इस तरीके से ईयर इज़ इम्पोर्टेंट। एक तो ये चीज़ हो गई, किसी भी एक्ट को पढ़ेंगे तो ईयर याद रखेंगे। पीपल आर ज्वाइनिंग सो लेट। ओके, ठीक है जी। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। एंड यू नो दैट जब भी हम लोग इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ेंगे, सो हमें इलस्ट्रेशंस पढ़नी है, जस्ट लाइक वी डिड इन द आईपीसी क्लासेस। एंड इन द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट द वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन इज़, यार इट इज़ नॉट गुड। प्लीज़ नोट गाइज कि जो लोग थोड़ा लेट आ रहे हैं, प्लीज़ बी ऑन द टाइम, इट डिस्टर्ब ऑल द क्लासेस एंड द फ्लो, ठीक है। ध्यान कोशिश करो कि टाइम से आओ, ठीक है। सो सेक्शन नंबर 2 इन द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड अगर आप सेक्शन 2 अच्छे से समझ गए तो आपके कम से कम 2 क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। एक भी हो सकता है बट 2 तो होंगे ही होंगे, ठीक है। 1 से 2 क्वेश्चन यहीं से आते हैं। सेक्शन 2, सेक्शन याद नहीं करना है, सब सेक्शन याद नहीं करना है, डेफिनेशन याद नहीं करनी है। बिकॉज हमारे लिए यही इंपॉर्टेंट है ना कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। तो ऑलवेज़ रिमेंबर, याद कुछ नहीं करना है, ना ही सेक्शन याद करना है, ना ही उसकी डेफिनेशन याद करनी है, सिर्फ समझना है। इट इज़ ऑल अप टू द अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। सेक्शन 2 के अंदर पूरा सब कुछ दे रखा है कि एक कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनता है, हाउ डज़ अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म्ड, ठीक है। पूरी जर्नी दे रखी है। सो द नंबर 1 स्टेप इज़ द ऑफर और द प्रपोजल, ठीक है। सो नंबर 1 स्टेप इन द मेकिंग ऑफ अ फॉर्मेशन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट इज़ द ऑफर, जिसको हम लोग प्रपोज़ल भी बोलते हैं, ठीक है जी। एक तो बात ये हो गई कि सबसे पहले क्या होगा, एक ऑफ़र होगा या फिर प्रपोज़ल होगा, ठीक है। उसके बाद जब उस ऑफ़र को आप लोग एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है, तो वो क्या बन जाएगा, प्रोमिस बन जाएगा। व्हेन यू विल ऐड कंसिडरेशन इन दैट प्रोमिस, इट विल बिकम एन एग्रीमेंट। एंड व्हेन दैट एग्रीमेंट विल बी एनफोर्सिबल बाय लॉ, इट विल बिकम अ कॉन्ट्रैक्ट। अब तक मैंने काफ़ी सारी चीज़ें बोल दी, बट अगर हम इसको एक बहुत बेसिक एग्जांपल से समझें तो लेट अस सपोज आई हैव टू सेल माय लैपटॉप टू यू, ठीक है। कोई भी मैं आपको सामान बेचता हूँ, ठीक है। एंड आपके और मेरे बीच में एक डील होती है कि आई विल गिव यू माई लैपटॉप एंड यू विल गिव मी 20,000 रुपीज़, ठीक है जी। ये हमारे बीच में डील होती है। तो मैंने क्या ऑफ़र दिया, आई एम गिविंग यू ऑफर, आई एम गिविंग यू द प्रपोजल दैट आई हैव टू सेल माई लैपटॉप एंड यू विल एक्सेप्ट इट, यू विल से येस आई हैव टू बाय। सो आपने एक्सेप्ट कर लिया, सो व्हाट इज़ इट, इट हैज़ बिकम द प्रोमिस। फर्स्ट स्टेज क्लियर हो गया हमारी कि ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इज इक्वल टू प्रोमिस। यहाँ तक बात क्लियर है। इसके बाद आती है कंसिडरेशंस। कंसिडरेशन क्या होंगी, आई एम गिविंग यू माई लैपटॉप एंड यू आर गिविंग मी 20,000 रुपीज़, सो दिस इज़ द कंसिडरेशन, ठीक है। एंड यू नो दैट एनी एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज़ अ वॉइड एग्रीमेंट, सॉरी वॉइड, हाँ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। तो जब तक कंसिडरेशन नहीं होती तो इट इज़ नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट। सो प्रोमिस प्लस कंसिडरेशन इज इक्वल टू एग्रीमेंट। जैसे ही कंसिडरेशन ऐड होती हैं तो ये क्या बन जाता है, हमारा एग्रीमेंट बन जाता है, ठीक है जी। उसके बाद आप याद रखो कि हर एक एग्रीमेंट एनफोर्सेबल नहीं होता। एंड ओनली दैट एग्रीमेंट विच इज़ एनफोर्सिबल बाय लॉ इज़ बिकम अ कॉन्ट्रैक्ट। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा, बिकॉज यहाँ से एक क्वेश्चन आने वाला है। इतने पार्ट से आपका एक क्वेश्चन क्लियर, एक या फिर दो भी आ सकते हैं, बट एक तो कम से कम आ ही रहा है यहाँ से। आई होप इतना पार्ट तो क्लियर होगा, बिकॉज अगर बेसिक्स नहीं क्लियर होंगे सो यू विल फेस डिफ़िकल्टीज इन द अपकमिंग कॉन्सेप्ट्स, राइट। सो बताइए यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत।
ओके, ठीक है। तो अब आप अगर इनको पढ़ेंगे तो इसमें यही है, देखो यहाँ ठीक है, आप जब इसको पढ़ेंगे सेक्शन 2 सबसेक्शन ए, देन what is it, when one person signifies to another his willingness to do or to abstain from doing anything with a view to obtaining the assent of that other to such act or absistence, he is said to make a proposal. तो यहाँ पर क्या है, प्रपोजल की बेसिक डेफिनेशन आपको दी गई है कि व्हाट इज़ अ प्रपोजल, बट अगेन यू डोंट हैव टू रिमेंबर द डेफिनेशन, यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट कि व्हाट इज़ अ प्रपोजल। एंड आई होप कि ये तो बहुत बेसिक है, यू ऑल अंडरस्टैंड व्हाट इज़ अ प्रपोजल। ठीक है, व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज हिज विलिंगनेस, सो यहाँ पर अगर एक कीवर्ड अगर आपको बताए ना कि व्हाट इज़ द entire keyword is the willingness. Willingness means what? Intention to form the legal contract, right? Legal relationship, willingness. आप willing हैं उस contract को form करने के लिए, ठीक है। to do और abstain from doing anything, ठीक है। तो हमेशा याद रखना कि कुछ करने का ही कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, कुछ ना करने का भी कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है। abstain from doing anything का मतलब होता है कुछ ना करना। ओके, सो बस इसका यही है, प्रपोजल की डेफिनेशन है ये। इसके बाद जैसे ही आप आएंगे, सो यू नो कि व्हाट इज़ प्रपोजल, व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज हिज विलिंगनेस टू डू और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग, दैट इज़ कॉल्ड प्रपोजल। उसके बाद अब आपको पता है कि यहाँ पर दो टर्म आती हैं, एक होता है प्रोमिसर और एक होता है प्रोमिसी। समटाइम्स क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है कि हु इज़ अ प्रोमिसर इन द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और हु इज़ अ प्रोमिसी। सो आप नोट कर सकते हैं अगर आप चाहें, या फिर आप बाद में रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको मिलेगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप साथ साथ नोट नहीं कर सकते तो आप बाद में भी नोट कर सकते हैं, बट प्रायोरिटी शुड बी टू बिल्ड द अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट। Guys, you are joining so late, please try to be on the time from the next time. It like just break downs the flow of the entire class. Okay, please try to be on the time. So आपने समझ लिया, तो हमने यहाँ तक देखा। देन हम बस डिस्कस कर रहे थे कि दो टर्म्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, एक होती है प्रोमिस और एक होती है प्रोमिसर और एक होता है प्रोमिसी, ठीक है। दीज टू टर्म्स प्रोमिसर, कोई फ़ायदा ही नहीं है इस तरीके से। गाइज साहब आप बहुत लेट आए हैं, सो प्लीज़ बी ऑन द टाइम, अदरवाइज आई विल डू वन थिंग, फ्रॉम टुमारो आई विल नॉट अलाउ एंट्री आफ्टर 4:10, ठीक है। सो ऐसे ही करना पड़ेगा, अदरवाइज फ्लो टूट जाता है बार बार पूरी क्लास का। आई विल नॉट अलाउ एंट्री फ्रॉम टुमारो, ठीक है जी। सो हम लोग क्या कर रहे थे, प्रोमिसर एंड प्रोमिसी, देयर आर टू टर्म्स, प्रोमिसर एंड प्रोमिसी। द पर्सन मेकिंग द प्रपोजल, ऐसा व्यक्ति जो कि प्रपोजल बनाता है, जो प्रपोजल देता है, जो ऑफर देता है, उसको क्या बोलते हैं, प्रोमिसर। और ऐसा व्यक्ति जो उसको एक्सेप्ट करता है उसको बोलते हैं प्रोमिसी। फॉर एग्जांपल मैं अपना लैपटॉप बेच रहा हूँ तो मैं क्या हो गया, प्रोमिसर। आप उसको खरीद रहे हैं, आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, आप क्या हो गए, प्रोमिसी, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। तो हमने क्या देखा कि प्रोमिसर्स के डेफिनेशंस पूछ लेते हैं ये लोग, एंड आपको पूरा वो तो समझ में आ ही गया कि हाउ डज़ आ कॉन्ट्रैक्ट इज़ फॉर्म्ड, क्या क्या उसकी रिक्वायरमेंट होती हैं, वो सब आपको समझ में आ गया। बट स्टिल हम उनको वेरी गो थ्रू कर रहे हैं कि व्हाट इज़ इट। यहाँ पे दिया गया है कंसिडरेशन की डेफिनेशन, इसको आप पढ़ सकते हैं, बट अगर ना भी पढ़ें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज कंसिडरेशन लाइक इट्स नॉट समथिंग विच इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। एंड मैंने बोला कि डेफिनेशन याद नहीं करनी है, यू मे फील दैट कि जो लीगल लैंग्वेज है, जो बेयर एक्ट के अंदर डेफिनेशन है, दैट इज़ अ क्वाइट ट्रिकी, क्वाइट टफ, बट ऑल एंड ऑल बेसिक कॉन्सेप्ट्स वही हैं कि इफ़ यू आर बाइंग और डूइंग समथिंग, सो कंसिडरेशंस होती हैं कुछ, है ना। कुछ भी काम ऐसे नहीं होगा ना विदाउट कंसिडरेशन हो रहा है, तो देर आर सम कंसिडरेशन। सो when at the desire of the promiser, the promisee or any other person has done or abstained from doing or does or abstains from doing or promises to do or abstain from doing anything, what does it mean। आप एक चीज़ देखेंगे जो कंसिडरेशन हो सकती है, दैट कैन बी इन द पास्ट, कैन बी इन द प्रेजेंट, कैन बी इन द फ्यूचर। ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। ये भी एक क्वेश्चन आता है कि जो हम क्या करेंगे, आज हम लोग बेसिक्स ओवरव्यू ले रहे हैं, कल से क्या करेंगे, वी विल स्टार्ट सॉल्विंग सम क्वेश्चन, सम वेरी टेक्निकल क्वेश्चन इन दी इन कॉन्ट्रैक्ट जो आपने अभी तक शायद ना किए हों। सो वी विल डू दैम फ्रॉम टुमारो, ठीक है, क्योंकि उससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। सो आज थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बिल्डिंग कर लेते हैं, फ्रॉम टुमारो वी विल अंडरस्टैंड दी, वी विल डू विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चन आंसर्स। तो आपको पूछा जा सकता है कि जो कंसिडरेशन होती हैं वो कैसे होती हैं, तो यू शुड नो कंसिडरेशन आइदर कैन बी इन द पास्ट, कैन बी इन द प्रेजेंट और इन द फ्यूचर। So there are three kinds of consideration: past consideration, present and the future.
हाउ इज़ इट, क्या मैं अपने पास से बना करके बता रहा हूँ? नो, इट इज़ ऑल रिटन इन द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सेक्शन 2D। ठीक है जी। इसके बाद एवरी प्रोमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज़ एन एग्रीमेंट। ऑब्वियस बात है, जैसे मैंने आपको बताया था कि प्रोमिस प्लस कंसिडरेशन इज इक्वल टू एग्रीमेंट, तो यहाँ पर एग्रीमेंट बता दिया कि व्हाट इज़ एन एग्रीमेंट। ठीक है, आई होप आप सभी को क्लियर हो रहा है बेसिक, ऑल दो आई हैव डिस्कस ऑल ऑफ इट, बट अगेन बेयर एक्ट से एक बार समझ लोगे सो इट विल बिकम वेरी ईजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड। इसके बाद आता है प्रोमिसेस विच फॉर्म द कंसिडरेशन और पार्ट ऑफ कंसिडरेशन फॉर ईच अदर आर कॉल्ड रेसिप्रोकल प्रोमिसेस। रेसिप्रोकल प्रोमिसेस क्या होता है? जिसमें दोनों साइड से कोई ना कोई कंसिडरेशन दी जाती है। इट इज़ नॉट वन साइडेड, इट इज़ बोथ साइडेड। आई एम गिविंग यू लैपटॉप, यू आर गिविंग मी मनी। इट इज़ नॉट लाइक दैट आई एम जस्ट गिविंग यू लैपटॉप एंड यू आर नॉट गिविंग मी एनीथिंग। एंड वो आपसे कई बार ये भी पूछ लेते हैं कि एक कॉन्ट्रैक्ट मिनिमम कितने लोगों के बीच में होना चाहिए? एटलीस्ट 2 पीपल। ठीक है, क्योंकि अगर एक व्यक्ति होगा तो ऑब्वियस बात है कॉन्ट्रैक्ट बन ही नहीं सकता, एग्रीमेंट बन ही नहीं सकता। सो मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन रिक्वायर्ड टू फॉर्मिंग अ कॉन्ट्रैक्ट और एन एग्रीमेंट इज़ 2। इसी के बाद आप लोग देखेंगे कि कुछ टर्म्स होते हैं, अब यूज़ दैट दिस कॉन्ट्रैक्ट इज़ वॉइड, दिस कॉन्ट्रैक्ट इज़ वॉइडेबल, दिस कॉन्ट्रैक्ट इज़ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। क्या होते हैं ये सब? एनी एग्रीमेंट विच इज़ नॉट एनफोर्सिबल बाय लॉ इज सेड टू बी वॉइड। कोई भी एक ऐसा एग्रीमेंट जो कि लॉ के द्वारा एनफोर्सेबल नहीं है वो क्या होता है? वॉइड होता है। ठीक है, इसी के बाद ऐसा कोई एक कॉन्ट्रैक्ट, ऐसा कोई एग्रीमेंट जो कि लॉ के द्वारा एनफोर्सेबल हो जाता है वो क्या बन जाता है? एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है, डेट बिकम्स अ कॉन्ट्रैक्ट। सो दिस इज़ बेसिकली द डेफिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कि एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, एक स्टेप बाय स्टेप आपने देखा होगा, एक स्टेप बाय स्टेप करके आता है। एंड इस यहाँ पर दिखाया गया व्हाट इज़ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं? द कॉन्ट्रैक्ट विच आर वैलिड ऑल्दो बट कैन बी डिक्लेयर्ड वॉइड एट द ऑप्शन ऑफ आइदर द पार्टी। इसका मतलब यही होता है कि ये ऐसे एग्रीमेंट होते हैं जो कि वैलिड होते हैं वैसे तो, बट अगर कोई एक पार्टी चाहे तो वो उस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड डिक्लेयर कर सकती है। अभी हम पढ़ेंगे क्या क्या कॉन्ट्रैक्ट ऐसे होते हैं जो कि वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। फॉर एग्जांपल फ्रॉड, एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो कि बाय फ्रॉड हुआ है तो वो क्या होता है? वो वॉइडेबल होता है। इसका मतलब है कि अगर मैं चाहूँ तो उसको मैं कंटिन्यू भी कर सकता हूँ, या अगर मैं चाहूँ तो उसको वॉइड भी डिक्लेयर करवा सकता हूँ कोर्ट के थ्रू। ठीक है, a contract which ceases to be enforceable by law becomes void when it ceases to be enforceable. Very simple. सो आप लोगों ने सेक्शन 2 पढ़ लिया, हाँ सेक्शन 2 पढ़ लिया। एंड आपके यहाँ पे 4 मार्क्स क्लियर हैं। अगर किस्मत अच्छी रहती है तो 8 मार्क्स भी आपको यहाँ से मिलेंगे, बट 4 तो एटलीस्ट हैं। सो क्या बोला हम लोगों ने यहाँ पे? सिर्फ समझा कि व्हाट इज़ द फॉर्मेशन, हाउ डज़ अ कॉन्ट्रैक्ट, हाउ डज़ वी फॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, हमने देखा कि ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इज इक्वल टू प्रोमिस, प्रोमिस प्लस कंसिडरेशन इज इक्वल टू एग्रीमेंट, एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सेबल बाय लॉ इज इक्वल टू कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है जी। उसके बाद हम लोगों ने प्रपोजल की डेफिनेशन देखी, हम लोगों सॉरी हाँ हमने प्रपोजल की डेफिनेशन देखी, हम लोगों ने सभी चीज़ों की एटलीस्ट डेफिनेशंस देखी। देन हमने देखा कि व्हाट इज़ अ प्रोमिसर, व्हाट इज़ अ प्रोमिसी, देन व्हाट इज़ रेसिप्रोकल प्रोमिसेस, मिनिमम कितने लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट बनाया जा सकता है, कंसिडरेशन कितने टाइप की हो सकती है, प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर। ठीक है, हमने ये सब चीज़ें पढ़ी। एक बहुत ही अच्छा स्टेटमेंट है, आप इसे नोट कर सकते हैं। एवरी कॉन्ट्रैक्ट इज़ एन एग्रीमेंट बट एवरी एग्रीमेंट इज़ नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट। आई एम वेरी क्लियर ऑन दैट, आई एम रिपीटिंग इट अगेन। एवरी कॉन्ट्रैक्ट इज़ एन एग्रीमेंट बट एवरी एग्रीमेंट इज़ नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, हर एक कॉन्ट्रैक्ट एक एग्रीमेंट होगा बट हर एक एग्रीमेंट एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सिर्फ वही एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो कि लॉ के द्वारा एनफोर्सिबल होते हैं। ठीक है जी। अब आप मेरे को बताइए कि इज़ इट क्लियर टिल हियर? इज़ एवरीथिंग क्लियर टिल हियर? प्लीज़ रिप्लाई मी। Yes, sir. Yes, sir. ओके, Yes, इज़ sir. देयर Yes, ओके हाँ, ओके इज़ देयर एनीवन इन द क्लास जिसको समझ में नहीं आया? क्योंकि देखो, So one thing I want to ask, हाँ जी निशांत पूछिए। So, voidable contract एक बार और समझा दीजिए मेरे वॉइडेबल, को। सर इसका सेक्शन 2 का सब क्लॉज जे एक बार बता जे, दीजिएगा। एक सेकेंड। so in the absence of consideration, it's a void agreement or void contract. इट इज़ इन वॉइड एग्रीमेंट। ठीक
तो एक ही लाइक अगर वो आप वॉइड एग्रीमेंट ही बोलेंगे वैसे तो, बिकॉज क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट तो बना ही नहीं ना, Right, sir. वॉइड ही होता है। जे आप बोल रहे हो कि अ कॉन्ट्रैक्ट विच सीज टू बी एनफोर्सेबल बाय लॉ बिकम्स वॉइड व्हेन इट सीज टू बी एनफोर्सेबल, यानी कि ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो कि जे पूछा ना किसी ने कि सब सेक्शन जे समझना है, सब सेक्शन जे में कुछ नहीं है, एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जो कि वैलिड है, ठीक है। वो कॉन्ट्रैक्ट जब तक वैलिड है, जब तक लॉ के द्वारा उसको एनफोर्स किया जा रहा है, वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। बट द मोमेंट द इट विल सीज टू ऑपरेट, इट विल सीज टू एनफोर्स, इट विल बिकम अ वॉइड एग्रीमेंट। जब तक वो लागू हो सकता है, जब तक उसको एनफोर्स किया जा सकता है, वो एक कॉन्ट्रैक्ट है। जैसे ही लॉ उसको एनफोर्स करना बंद कर देगा, वो वॉइड हो जाएगा। बस इतना सा कह रहा है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है चीज़ें। आप इसको एक बार दोबारा पढ़ेंगे एंड इट इज़ एडवाइजेबल कि क्लास के बाद एक बार दोबारा से रिवाइज कर लेना जा करके, ठीक है, जब ही समझ आएगा, अदरवाइज समझ में नहीं आएगा। Achyut is saying that I have said that every contract is an agreement, but every agreement is not a contract. ठीक है, सो लेट्स मूव क्विकली बिकॉज बहुत सारी चीज़ें कवर करनी है एंड हमें सिर्फ उतने बातों पे ध्यान देना है जो कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। नाउ आई विल से कि जो कॉन्ट्रैक्ट होता है डेट इज़ अ बायलैटरल रिलेशन, नॉट अ यूनिलैटरल रिलेशन। समझते हैं व्हाट इज़ बायलैटरल? बायलैटरल मीन्स दो व्यक्ति जहाँ पे आ रहे हैं, यूनिलैटरल अकेला अकेला है ना, आइसोलेशन में। सो इट इज़ अ बायलैटरल रिलेशन, नॉट अ यूनिलैटरल रिलेशन। इस बात को ध्यान रखेंगे। बट अगेन कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं इस रूल के, बट वी डोंट हैव टू डिस्कस इन दैट, है ना। जब मैं बोलता हूँ कि इट इज़ अ बाईलैटरल रिलेशन एंड नॉट अ यूनिलैटरल रिलेशन, व्हाट डज इट मीन? आपने एक मैक्सिज्म पढ़ी होगी, कंसेंसस एड आइडम। इट मीन्स मीटिंग ऑफ माइंड, बोथ द पार्टी शुड बी एग्रीइंग ऑन द सेम लाइक सेम टर्म्स एंड कंडीशंस, देन ओनली इट विल बिकम अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ना। पता चला आप और मैं बेच रहे हैं, मैंने खुद से बोल दिया ओके मैं अपना लैपटॉप बेच रहा हूँ 50,000 रुपये का, ओके कॉन्ट्रैक्ट हो गया, बट इट इज़ नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज अभी आपने एग्री नहीं किया ना। जब अगर आप एग्री कर जाते हैं देन इट इज़ ओके, बट मैं यूनिलैटरली नहीं बोल सकता ना, मैं टर्म्स एंड कंडीशंस रख करके यूनिलैटरली बोल दूँ एंड देन नो, बोथ द साइड कंसेंसस एंड आइडियम, मीटिंग ऑफ माइंड शुड बी देयर ना। सो एक चीज़ ये है, आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। देन कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, आप एक बार ही सेक्शन 10 देखिए इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, ठीक है। हम ये और भी चीज़ें डिस्कस करेंगे, बट लेट्स कम टू सेक्शन नंबर 10 फर्स्ट। ये कहता है व्हाट एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट। स्क्रीन इज़ विजिबल ना, सभी को स्क्रीन दिख रहा होगा? Yes, ठीक है। screen is visible. एक आता है व्हाट एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट। कौन कौन से एग्रीमेंट ऐसे हैं जो कि कॉन्ट्रैक्ट हैं? बिकॉज मैंने पहले ही बताया कि एवरी एग्रीमेंट इज़ नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट। तो कुछ कंडीशंस, अब लॉ ने क्या दिया है, कुछ कंडीशंस दे दी कि भाई ये चीज़ें हैं जो कि ये एग्रीमेंट हैं जो कि कॉन्ट्रैक्ट बन जाएंगे और ये नहीं बनेंगे। मतलब लॉ बताता है बहुत क्लियरली। लॉ कहता है कि ऑल एग्रीमेंट आर कॉन्ट्रैक्ट। सेक्शन 10 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सेज दैट ऑल एग्रीमेंट आर कॉन्ट्रैक्ट इफ़ दे आर मेड बाय, कुछ कंडीशंस है। नंबर 1, फ्री कंसेंट ऑफ द पार्टीज़, ठीक है, अगर कंसेंट फ्री है। नंबर 2, पार्टीज़ आर कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। नंबर 3, लॉफुल कंसिडरेशन। नंबर 4, लॉफुल ऑब्जेक्ट। नंबर 5, नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड टू बी void। these आर 5 कंडीशंस, ठीक है। पहली चीज़ क्या है, हम क्या डिस्कस कर रहे हैं? हम बेसिकली डिस्कस कर रहे हैं कि कौन कौन से ऐसे एग्रीमेंट हैं जो कि कॉन्ट्रैक्ट बनेंगे। लोग कहता है कि इन 5 कंडीशंस को छोड़ करके सब कुछ कॉन्ट्रैक्ट है, हर एक एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट है, बट ये 5 कंडीशंस अगर हैं तो वो फिर कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। क्या क्या? पहला, अगर वो आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो क्या कहते हैं फ्री कंसेंट से नहीं है, तो वो क्या कहते हैं एग्रीमेंट नहीं होगा, सॉरी कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, ठीक है। बट लेट्स डिस्कस इट इन द पॉजिटिव सेंस, ठीक है, एफर्मेटिव में डिस्कस करते हैं। तो हम बोलेंगे कि क्या क्या चीज़ें कॉन्ट्रैक्ट हैं। नंबर 1, कंडीशंस। पहला, फ्री कंसेंट, ठीक है, कंसेंट शुड बी फ्री। नंबर 2, पार्टीज शुड बी कॉम्पिटेंट। नंबर 3, कंसिडरेशन शुड बी लॉफुल। नंबर 4, ऑब्जेक्ट शुड बी लॉफुल। नंबर 5, शुड नॉट बी एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी void, ठीक है। सो फ्री कंसेंट वगैरह हम आगे समझेंगे, कॉम्पिटेंसी भी आगे समझेंगे। लॉफुल कंसिडरेशन क्या होती है? इसका मतलब समथिंग विच इज़ लीगली अलाउड। इफ़ लॉ इज़ प्रोहिबिटिंग समथिंग एंड यू आर जस्ट कॉन्ट्रैक्टिंग टू डू द एक्टिविटी, इट इज़ void।
आपने क्या किया, आपने किसी को पैसे दिए कि आप मेरे को ये एग्ज़ाम पेपर लीक करा के दे दो, ठीक है। या फिर ऐसी यूनिवर्सिटीज़ में आपने क्या बोला आप कि मेरा इसमें एडमिशन करा दो, ये लो पैसे, आपने पैसे दे दिए। अब लेट सपोज कि वो व्यक्ति आपके पैसे लेकर के भाग जाता है। नाउ यू कांट गो टू द कोर्ट एंड से कि सर वी आर हैविंग अ कॉन्ट्रैक्ट, मैंने उसको पैसे दिए, हमारे पे कंसिडरेशन है, सब कुछ है। क्यों? क्योंकि आपका जो कंसिडरेशन है वो लॉफुल नहीं है, आपका जो ऑब्जेक्ट है वो लॉफुल नहीं है, ठीक है। सो इट इज़ नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट, एंड इफ़ इट इज़ नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट यू कांट एनफोर्स इट। समझ रहे हैं? सो अगर आप किसी ऐसे चीज़ के अंदर कॉन्ट्रैक्ट करते हैं जो कि लीगली प्रोहिबिट है, सो इट इज़ नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट, एज सिंपल एज दैट। एक चीज़ यहाँ पे ये लिखी गई है जो कि है एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड। इसका मतलब हो सकता है आपको चारों कंडीशंस फुलफिल कर रहे हैं, वो आपका फ्री कंसेंट भी है, पार्टीज़ भी कॉम्पिटेंट हैं, कंसिडरेशन भी लॉफुल है, ऑब्जेक्ट भी लॉफुल है, बट अगर लॉ ने लिख रखा है, आपके कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर लिख रखा है कि ये एग्रीमेंट वॉइड है, तो वो वॉइड है। फिर आप ये नहीं बोल सकते कि हमने तो चार कंडीशंस फुलफिल कर दी, तो वाई इज़ नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। इसका एक एग्जांपल अगर हम लेना चाहें तो हम बोल सकते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज, ठीक है। सब चीज़ें हैं, बट अगेन अगर लॉ मना करता है तो अगर इसके अंदर साफ लिख रहा है ना कि इट इज़ अ वॉइड, इट इज़ अ वॉइड, दैट्स इट। अगर आपको यहाँ तक क्लियर है, सो उसके बाद आपको पता है कि प्रपोजल, लेट्स गो टू सेक्शन 2 अगेन, ठीक है। लेट्स हैव अ ग्लिम्स ऑफ सेक्शन 2 अगेन। लेट्स मूव टू द डेफिनेशन ऑफ प्रपोजल। अब आपको पता है कि एक कॉन्ट्रैक्ट को बनने के लिए एक इम्पोर्टेंट चीज़ हमारे लिए होती है, वो होती है कम्युनिकेशन ऑफ द प्रपोजल, ठीक है। ये तो पता ही है, ऐसा तो नहीं है कि मैंने प्रपोजल दिया एंड जब तक मैं कम्युनिकेट ही नहीं करूँगा हाउ विल द अदर पर्सन विल एक्सेप्ट इट। सो एक टर्म होती है कम्युनिकेशन शुड बी कंप्लीट, कम्युनिकेशन ऑफ द प्रपोजल, कि आपको कम्युनिकेट करना होगा सामने वाले को। आई एम अनाउंसिंग दैट आई एम सेलिंग माई लैपटॉप। अब आप सोचेंगे कि बार बार एक ही एग्जाम्पल क्यों दे रहा हूँ, बट ओके क्या ही फ़र्क पड़ता है। सो आई एम सेलिंग माई लैपटॉप, सो until and unless the communication of the proposal will be complete, how will you accept it? सो बहुत सारे चीज़ें हैं, सेक्शन 3 में हम लोग पढ़ेंगे कि कम्युनिकेशन क्या होगा, 4th में पढ़ेंगे कम्युनिकेशन कैसे कंप्लीट होती है, वो सब ठीक है, वो सब बात की बातें हैं। बट आप एक मोटा मोटा ये मान करके चलो कि कम्युनिकेशन ऑफ द प्रपोजल, ठीक है, शुड बी देयर। एंड इसमें एक चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो आती है विलिंगनेस, शुड बी सिग्निफाइड। इट मीन्स दैट अगर आप विलिंग ही नहीं हैं, सो हम क्या मानेंगे, वी विल से कि यू आर नॉट इंटरेस्टेड। इफ़ यू आर नॉट विलिंग, आपने सब कुछ कर दिया, यू आर शोइंग दैट कि यू आर सेलिंग इट, यू आर, बट इफ़ यू आर नॉट विलिंग टू एंटर इनटू द लीगल रिलेशनशिप, ठीक है, सो इट मीन्स व्हाट, इट मीन्स दैट communication of the proposal is not complete. If it is like that, so now let's discuss section number 9, ठीक है। Now let's move to section number 9 now, and section number 9 says that promise express and implied. What does it mean? It means that जो promises होंगे वो आपके express भी हो सकते हैं और implied भी हो सकते हैं। It doesn't mean कि वो express ही हों। क्या सोचते हैं बच्चे, क्या सोचते हैं कि जो promises हैं वो सिर्फ और सिर्फ express होने चाहिए। It means they should be in the writing, but it is not the only condition to become the promise. सबसे पहले तो आपको पता होगा ना प्रॉमिस क्या होता है, प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस इज इक्वल टू प्रॉमिस। सो प्रॉमिस कैन आइदर बी एक्सप्रेस और कैन बी इम्प्लाइड, इट कैन बी बोथ। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है एग्जाम में, एज पर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट द प्रॉमिस इज ऑप्शन नंबर ए एक्सप्रेस, इम्प्लाइड, है ना। ए में बोल देंगे कि एक्सप्रेस, बी में बोल देंगे इम्प्लाइड, सी में बोल देंगे बोथ बी एंड डी, और दे देंगे डी नन ऑफ द अबव। इट इज़ व्हाट, ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट वन, एक्सप्रेस एज वेल एज इम्प्लाइड। तो आपको पता ही होगा एक्सप्रेस क्या होते हैं, बहुत क्लियरली देखो लॉ के अंदर सब लिख रहा है, आप डायरेक्ट पढ़ेंगे सब कुछ यहाँ लिख रहा है, क्वेश्चंस यहीं से बनते हैं, कुछ बाहर से नहीं आता है, ठीक है। द थिंग इज़ कि आपको स्पेसिफिक पता हो कि क्या पढ़ना है। इन सो फार एज द प्रपोजल और एक्सेप्टेंस ऑफ एनी प्रोमिस इज मेड इन वर्ड्स, द प्रोमिस इज सेट टू बी एक्सप्रेस। जब तक आप वर्ड्स में बनाते हैं इट इज़ कॉल्ड एज एक्सप्रेस। In so far as such proposal or acceptance is made otherwise in other than the words, the promise is said to be implied, ठीक है जी। अगर वर्ड्स में है तो एक्सप्रेस है, वर्ड्स के अलावा किसी और चीज़ के थ्रू बनाया गया इट इज़ इम्प्लाइड।
बस यही बताता है सेक्शन 9। उसके बाद आता है आपका सेक्शन नंबर 8, इसको भी देख लेते हैं। एक्सेप्टेंस बाय परफॉर्मिंग कंडीशंस और रिसीविंग कंसिडरेशन। इसमें काफ़ी सारे केस लॉज भी हैं, ठीक है, बट आई डोंट थिंक कि इट इज़ नेसेसरी टू डिस्कस, बट आई विल ट्राई कि अगर मैं कुछ आपको फैक्ट्स बता पाऊँ केसेस के, सो इट विल मेक द प्रोसेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट्स मच मोर ईजियर, ठीक है। आई विल ट्राई दैट। सो पहले सेक्शन नंबर 8 समझते हैं। एक्सेप्टेंस बाय परफॉर्मिंग कंडीशंस और रिसीविंग द कंसिडरेशन। कई बार क्या होता है कि मैंने एक ऑफ़र दे दिया और अगर आप उसके कंडीशंस को फुलफ़िल कर रहे हैं, मीन्स आपने एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। परफॉर्मेंस ऑफ द कंडीशंस ऑफ अ प्रपोजल और द एक्सेप्टेंस ऑफ एनी कंसिडरेशन फॉर द रेसिप्रोकल प्रोमिस विच मे बी ऑफर्ड विद द प्रपोजल इज एन एक्सेप्टेंस ऑफ द प्रपोजल। बहुत सिंपल है, ठीक है। उसके बाद आपका सेक्शन नंबर 7 आता है। एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट। अब इसमें साफ लिख रखा है कि एक प्रपोज़ल को प्रोमिस में कन्वर्ट करने के लिए जो एक्सेप्टेंस है उसकी कुछ कंडीशंस दी गई हैं कि एक्सेप्टेंस शुड बी एब्सोल्यूट, इट शुड बी अनक्वालिफाइड, ठीक है जी। इट शुड बी एब्सोल्यूट, इट शुड बी अनक्वालिफाइड, expressed in some usual and reasonable manner unless the proposal prescribes the manner in which it is to be accepted, है ना। एक बेसिक सी बात है कि एक्सप्रेस इन सम यूजुअल एंड रीजनेबल मैनर। ये जो है जो एक्सेप्टेंस है, फॉर एग्जांपल कि मैंने बोल दिया कि आई हैव टू सेल माय लैपटॉप अगेन एंड यू सेज कि ओके लेट्स एक्सेप्ट इट। सो जो आपका एक्सेप्टेंस होगा ना, जो आप एक्सप्रेस करेंगे मेरे को, डैट शुड बी यूजुअल एंड रीजनेबल मैनर। रीजनेबल मैनर में आप ऐसा ना हो कि अपने मन में सोच ले कि अच्छा मैंने एक्सेप्ट कर लिया, सो हाउ विल आई गेट टू नो दैट यू हैव एक्सेप्ट माई प्रपोजल। इट शुड बी यूजुअल एंड रीजनेबल मैनर अनलेस, एक यहाँ पे क्लोज आती है, अनलेस द प्रपोजल प्रिस्क्राइब्स द मैनर इन विच इट इज़ टू बी एक्सेप्टेड। अगर मैंने बोल दिया कि भाई मैं अपना लैपटॉप तभी देखूंगा जब आप मेरे को रिटर्न में ईमेल के थ्रू लिख करके बताएंगे कि आपने एक्सेप्ट कर लिया, तो मैंने यहाँ पे कंडीशन डाल दी, एक स्पेसिफिक एक प्रिस्क्राइब्ड कंडीशन डाल दी कि हाउ इट हैज़ टू बी एक्सेप्टेड अनलेस द प्रपोजल प्रिस्क्राइब्स द मैनर इन विच इट इज़ टू बी एक्सेप्टेड, ठीक है जी। if the proposal prescribes a manner in which it is to be accepted and the acceptance is not made in such a manner, मैंने बोल दिया कि भाई मेरे को तो ईमेल के थ्रू ही आप एक्सेप्ट करो तभी मैं मानूंगा, और आप उस तरीके से एक्सेप्ट नहीं कर रहे, आपने ईमेल ही नहीं भेजा मेरे को। द प्रपोजर कौन होता है? द पर्सन हु इज़ प्रपोजिंग, ठीक है। विद इन अ रीजनेबल टाइम आफ्टर द एक्सेप्टेंस इज कम्युनिकेटेड टू हिम इंसिस्ट दैट, मेरे को पता चल गया कि आपने मेरा प्रपोज़ल एक्सेप्ट कर लिया, बट मैंने जैसे बोला था कि ईमेल के थ्रू एक्सेप्ट करना है, आपने ईमेल नहीं भेजा बट किसी और माध्यम से आपने उसे एक्सेप्ट करा, मेरे को पता भी चल चुका कि आपने एक्सेप्ट कर लिया, बट क्योंकि मैंने साफ साफ लिख रखा था कि मैं तभी मानूंगा कि जब आप मेरे को ईमेल भेजेंगे और आपने ईमेल नहीं भेजा, तो मैं क्या करूँगा, प्रपोज़र क्या करेगा, एक रीज़नेबल टाइम के अंदर अंदर इंसिस्ट करेगा कि जो उसका प्रपोज़ल है शैल बी एक्सेप्टेड इन द प्रिस्क्राइब मैनर एंड नॉट अदरवाइज़। तो मैं आपको बोलूँगा कि भैया मैंने साफ लिख रखा है कि इसको ईमेल भेजो, तो मेरे को ईमेल भेजो। एंड अगर मैं ऐसा नहीं करता हूँ तो फिर इसका मतलब है कि आई हैव एक्सेप्टेड द प्रपोजल, आई हैव एक्सेप्ट द एक्सेप्टेंस, ठीक है। पूरा सेक्शन मैंने पढ़ा दिया, बट अगेन लॉ में तो शायद पता नहीं पूछेंगे, बट आपको एक आइडिया लग गया कि अगर इन केस अगर कुछ ऐसा पूछ लें तो आप कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद देखो 4 सेक्शंस हमारे हैं कम्युनिकेशन से रिलेटेड, बट अगेन वो कम्युनिकेशन नहीं पूछते, टू बी वेरी फ्रैंक। they basically don't ask about the process and the mode of communication, they don't ask it. So I will not teach you this portion because they will not ask you this, and again we have to be very selective here. So you can do one thing, you can just read these illustrations, ये illustrations हैं, इसको आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, बट अभी तक they have not asked it in the previous years, ठीक है। अभी तक कोई ऐसा क्वेश्चंस नहीं है प्रोवोकेशन और रेवोकेशन से रिलेटेड, सॉरी कम्युनिकेशन एंड रिवोकेशन से रिलेटेड, सो लेट्स नॉट गो इनटू दैट डिटेल, ठीक है। प्लीज़ लेट मी नो कि यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत। नो। नो सर। ठीक है।
Okay, so if it is clear till here, so now let's come to the another concept, that is who are competent to contract. हमने पढ़ा था ना कि भाई पार्टी शुड बी कम्पिटेंट, सेक्शन 10 के अंदर नहीं लिख रखा था कि कम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। अब उसको थोड़ा डिस्क्राइब किया गया कि सेक्शन 10 के अंदर जो जो लिख रहा है उसको थोड़ा डिस्क्राइब किया जाएगा कि हमने सेक्शन 10 में लिख तो दिया कि हु इज़ कम्पिटेंट, बट कम्पिटेंट का मतलब क्या होता है? एवरी वन इज़ कम्पिटेंट एक्सेप्ट, एवरी पर्सन इज़ कम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट हु इज़, तीन कंडीशंस दी गई हैं, सभी व्यक्ति कम्पिटेंट हैं। नंबर 1, पहला, हु इज़ ऑफ द एज ऑफ मेजोरिटी अकॉर्डिंग टू लॉ टू विच ही इज़ सब्जेक्ट, यानी कि वो मेजोरिटी एज के होने चाहिए, दे शुड बी मेजर, ठीक है, यानी 18+। दूसरा, दे शुड बी ऑफ साउंड माइंड। तीसरा, नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ फॉर मेकिंग अ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, आई होप आप सभी लिख रहे होंगे इन सब चीज़ों को, बिकॉज लिखेंगे नहीं तो शायद भूल जाएंगे। ठीक है, साफ साफ लिखो, कम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, नंबर 1 मेजोरिटी, नंबर 2 साउंड माइंड, नंबर 3 नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। तीन कंडीशंस हैं, ठीक है। अगर ये तीनों कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं देन वी विल अंडरस्टैंड कि या द पार्टी इज़ कॉम्पिटेंट। अब यहाँ पर एक और चीज़ आती है, थोड़ा सा और एक ट्विस्ट आता है कि साउंड माइंड। अब आप लोग देखते होंगे कि साउंड माइंड आपने देखा होगा, नोटिस किया होगा कि बहुत बारी हम लोग आईपीसी में भी कई बारी पढ़ते हैं, ल्यूनेटिक, साउंड माइंड, ये सब। तो मतलब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर क्या है, व्हाट डू वी मीन बाय द टर्म साउंड माइंड? यहाँ पर लॉ बताता है कि ऐसा कोई भी व्यक्ति is said to be of a sound mind for the purpose of making a contract if at the time when he makes it he is capable of understanding it and of forming a rational judgment as to its effect upon his interest। इसका मतलब यही है कि द मोमेंट, उस समय जब आप एक कॉन्ट्रैक्ट को फॉर्म करने जा रहे हैं, जब एक आप कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंट्री कर रहे हैं, उस टाइम पर अगर आपको इतनी समझ है कि आपके लिए क्या सही है क्या गलत है, आप अपने इंटरेस्ट देख पा रहे हैं, आप एक रैशनल जजमेंट बना पा रहे हैं, तो हम समझेंगे कि या यू आर ऑफ अ साउंड माइंड। ठीक है, एक यहाँ पर एक ऐसी चीज़ भी होती है कि एक व्यक्ति है जो कि बेसिकली साउंड माइंड का है, बट कभी कभी क्या होता है उसको अनसाउंड माइंडनेस हो जाती है। ठीक है, कभी कभी वो अनसाउंड माइंड के जैसा बिहेव करने लग जाता है। तो जब द मोमेंट ही विल एक्ट लाइक एन अनसाउंड माइंड and if he forms a contract in that moment when he is acting like an unsound mind individual, the contract shall not be a valid contract। Similarly, एक ऐसा व्यक्ति है ना, ये दो कंडीशंस नहीं दे रखी यहाँ पर, ये वाली और ये वाली, दिस टू। ठीक है, सो आई होप इट इज़ क्लियर। आपने देखा होगा गजनी एक मूवी थी जिसमें देखा जाता था कि बार बार याददाश्त भूल जाता था, आ जाती थी वापस, इसी तरीके से। बस फंडा क्या है, एक फंडा याद रखो कि जब आप कॉन्टैक्ट बना रहे हैं, द मोमेंट यू आर एंटरिंग इनटू द कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप, you should be of the sound mind, you should have the capacity to form the rational judgment, capacity to look after your interest। if you are capable of doing so, it means you are of a sound mind। ठीक है, दो illustrations दी गई हैं, इनको समझ लेते हैं। a patient in a lunatic asylum who is at intervals of sound mind may contract during those intervals। ठीक है, साफ साफ लिख रखा है कि एक ऐसा पेशेंट है जो कि ल्यूनेटिक है, बट कभी कभी क्या होता है, कुछ कुछ समय बाद वो साउंड माइंड का बन जाता है। तो जब वो साउंड माइंड का होता है, अगर उस टाइम पर वो किसी कॉन्ट्रैक्ट को बनाता है तो वो क्या होगा, इट विल बी अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। नंबर बी पढ़ेंगे आप, अ सेन मैन हु इज़ डिलीरियस फ्रॉम फीवर, एक ऐसे व्यक्ति है जिसको बुखार है या फिर वो ड्रंक है बहुत ज़्यादा, और वो समझ नहीं पा रहा कि कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स क्या हैं एंड वो उसके लिए कैसे बेनिफिशियल होंगी एंड ऑल, एंड वो अगर वो नहीं बना पा रहा, तो उस टाइम पर, जिस टाइम पर उसको फीवर है या फिर वो ड्रंक है या फिर वट एवर इट इज़, he cannot form the contractual relationship, and if he forms, law will say it is not a valid contract। आई होप यहाँ तक चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी, राइट? Yes, sir. ओके, इज़ देयर एनीवन जिसको यहाँ तक कोई डाउट है?
Okay, so let's move ahead. Now let's discuss the term consent. So आपको पता होगा what is consent. Two or more person are said to consent when they agree upon the same thing in the same sense. Consent का मतलब क्या होता है? When two persons are agreeing upon the same thing in the same sense, it is called consent. Now the term is free consent, right? एंड हम क्या पढ़ रहे हैं? बेसिकली हम सेक्शन 10 को ही एलोबरेट करते जा रहे हैं, क्योंकि हमने सेक्शन 10 के अंदर क्या पढ़ा था कि एक कॉन्ट्रैक्ट, एक एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट कब बनेगा? जब उसके अंदर कुछ कंडीशंस होंगी. सबसे पहली थी फ्री कंसेंट, एक थी पार्टी शुड बी कॉम्पिटेंट, एक थी लॉफुल कंसिडरेशन, एक थी लॉफुल ऑब्जेक्ट, और एक थी कि नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड. हम उसी को पढ़ते जा रहे हैं. तो हमने कॉम्पिटेंसी समझ ली, है ना? अब हम समझेंगे फ्री कंसेंट, बिकॉज इट इज़ वन ऑफ द कंडीशन टू फॉर्म अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. कि अगर एक कॉन्ट्रैक्ट बनाना है तो कंसेंट शुड बी फ्री. अब आप देखेंगे कंसेंट, इसने ये नहीं बताया, लॉ बहुत क्लेवरली खेलता है. लॉ ने यहाँ पे ये नहीं बताया कि क्या क्या चीज़ें फ्री कंसेंट होंगी. इवन लॉ ने इसको थोड़ा नेगेटिव में बता दिया. लॉ बोलता है कि ये चीज़ें अगर हैं तो फ्री कंसेंट नहीं होगा. इट मीन्स दैट if your consent is being taken either by coercion or by undue influence or by fraud or by misrepresentation or mistake. 5 चीज़ें हैं, याद कर लेना, ठीक है? बोल सकते हैं. पता क्वेश्चन कैसा आता है एग्ज़ाम में? क्वेश्चन आता है कि विच ऑफ द, मतलब कि द कॉन्ट्रैक्ट विल नॉट बी सेड टू बी बाय द फ्री कंसेंट इफ़ इट इज़ बाय, देन दे विल गिव यू द ऑप्शंस. यू शुड नो कि 5 कंडीशंस हैं: कोअर्शन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन एंड मिस्टेक. और अगर इन पांचों में से कोई भी कंडीशन है, देन इट मीन्स दैट द कॉन्ट्रैक्ट इज द कंसेंट इज नॉट अ फ्री कंसेंट एंड देयरफॉर द कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट एज पर सेक्शन 10. ठीक है? यहाँ तक आई नो कि यू आर गेटिंग एवरीथिंग बिकॉज इट इज़ मच ईजियर. ठीक है? बहुत ईजी है. एंड व्हेन यू विल गाइज रिवाइज इट, इट विल बिकम मोर क्लियर टू यू. ऐसे बच्चे जो कि पहली बार कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ रहे हैं, आई नो काफ़ी सारे बच्चे हैं ऐसे जिन्होंने अब से पहले नहीं पढ़ा है, सो उनको शायद थोड़ा डिफ़िकल्ट लग रहा हो, बट एक बार रिविज़न करोगे सो इट विल बिकम क्रिस्टल क्लियर टू यू. आई कैन गारंटी ओवर इट. नाउ कमिंग ऑन टू द टर्म कोअर्शन. देखो अब डिफरेंट सेक्शंस के अंदर डिस्कस किया गया है, यही सब है. और जितना आज मैं आपको पढ़ाता हूँ, यहीं से आपके 3 से 4 क्वेश्चंस होने वाले हैं. ठीक है? लाइक आज की क्लास इज़ लाइक एटलीस्ट 12 मार्क्स की क्लास है आज की. ठीक है? अब आप इसमें देखेंगे कि देयर आर 5 कंडीशंस. ये 5 कंडीशन दी गई है ना, दीज. अब इसी को क्या किया है, लॉ ने आगे एक्सप्लेन करता गया है. जैसे सेक्शन 15 किसके बारे में बात करता है? कोअर्शन के बारे में. एक क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा सकता है वो ये पूछ सकते हैं कि जो टर्म है कोअर्शन, ये कहाँ पर डिफाइन है? विच इंडियन लॉ बेसिकली डिफाइंस इट? दे विल गिव द ऑप्शंस लाइक इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, हिंदू मैरिज एक्ट, इंडियन पीनल कोड, CRPC. द आंसर इज इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. ठीक है? सो द टर्म कोअर्शन इज डिफाइंड इन द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. क्या होता है कोअर्शन का मतलब? द डेफिनेशन इज बिफोर यू, यू कैन रीड इट बाय योरसेल्फ. आई एम जस्ट टेलिंग यू इन ब्रीफ व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म कोअर्शन. इसका मतलब होता है कि आप सबसे पहले तो एक चीज़ देखो, कोअर्शन में 2 चीज़ें होती हैं. ठीक है? अगर आप कोअर्शन लिखेंगे तो आप कैसे लिखेंगे? कोअर्शन लिखना एंड 2 एरोज़ बनाना, एक लिखना कमिट और एक लिखना थ्रेटन टू कमिट. इसका मतलब सिर्फ करना ही नहीं होता, करने की धमकी देना भी होता है. ठीक है? सो आइदर यू आर कमिटिंग और यू आर जस्ट थ्रेटनिंग टू कमिट. आप कर नहीं रहे बट यू आर थ्रेटनिंग टू कमिट. सो बोथ द थिंग्स आर देयर, कमिटिंग एंड थ्रेटनिंग टू कमिट. क्या चीज़ मैं कमिट करने वाला हूँ? क्या चीज़ की मैं थ्रेटनिंग कर रहा हूँ? एनी एक्ट फॉरबिडन बाय द IPC. ऐसा कोई भी एक्ट जो कि IPC बैन करता है, IPC फॉरबिड करता है. इट सिंपली मीन्स दैट इफ़ समथिंग इज़ ऑफेंस इन द IPC और अगर आप उसको करते हैं या फिर उसको करने की धमकी मात्र भी देते हैं तो वो कोवर्शन में हो जाएगा. फॉर एग्ज़ाम्पल मर्डर, ग्रीवियस हर्ट, सब क्या हैं? एवरीथिंग इज़ कोवर्शन. एंड अगर मैं आपसे कॉन्ट्रैक्ट साइन कराता हूँ और ये बोलता हूँ कि अगर आप कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करते हैं तो मैं आपको हर्ट करूँगा, ग्रीवियस हर्ट करूँगा, या फिर आपको मार दूँगा, या फिर है ना आपको किडनैप कर लूँगा, आपके बेटे को किडनैप कर लूँगा, रॉबरी, डकैती, कुछ भी कर सकता हूँ, एनी सेक्शुअल ऑफेंस, वट एवर इट इज़. मैं कुछ भी बोलता हूँ, या तो मैं करता हूँ एक्चुअली में,
ठीक है, या फिर मैं उसको करने मात्र की अगर धमकी भी देता हूँ और आप डर के मारे अगर उस कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर देते हैं, सो इट मीन्स दैट द कॉन्ट्रैक्ट कैसे साइन करा गया? बाय कोअर्शन। कोअर्शन का क्या मतलब है कि इट इज़ नॉट अ फ्री कंसेंट, एंड इफ इट इज़ नॉट अ फ्री कंसेंट अंडर सेक्शन 10 इट इज़ नॉट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। लॉ विल से सॉरी वी कांट एनफोर्स बिकॉज यू आर नॉट इन अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। समझ रहे हैं कैसे चीज़ें इंटरलिंक करते जा रही हैं? यू आर गाइज अंडरस्टैंडिंग द एंटायर लॉ, कैसे चीज़ें इंटरकनेक्ट हैं, हाउ सेक्शन 10 इज रिलेटिंग टू दीज ऑल ऑफ इट। लाइक आ रहा है समझ आपको सभी को, या फिर ऐसा लग रहा है कि पता Yes, नहीं क्या ही पढ़ा रहे हैं? कुछ ऐसा भी आ रहा है क्या? यस सर आ रहा है समझ। अच्छा, ऐसे तो बच्चे भी होंगे ना, लाइक ऑलवेज होते ही हैं कि जिन्हें लग रहा होगा कि समझ नहीं आ रहा, बहुत डिफ़िकल्ट। सो हैं ऐसे बच्चे क्या? आई वॉन्टेड टू जस्ट सी दोज पीपल। ओके, इट मीन्स सबको समझ आ रहा है, थैंक गॉड। आई वॉज होपिंग कि मुझे लग रहा था कि शायद कुछ बच्चे होंगे, बट इट्स गुड कि आपको समझ आ रहा है। ठीक है, ठीक है जी। सो नाउ आपने देख लिया कोerशन। तो कोerशन का मतलब क्या था? ऐसा कोई भी एक्ट जो कि आईपीसी के अंदर ऑफेंस है, आप अगर उसको करते हैं या फिर करने की धमकी देते हैं, थ्रेटन करते हैं, तो वो क्या होगा? कोerशन होगा। अपार्ट फ्रॉम इट, ये तो एक कंडीशन होगी कोerशन की। दूसरी कंडीशन कहती है कि अनलॉफुल डिटेनिंग और थ्रेटनिंग टू डिटेन एनी प्रॉपर्टी, या फिर अगर मैं आपकी प्रॉपर्टी को डिटेन कर लेता हूँ या फिर उसको डिटेन करने की धमकी भी दे देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल बेसिकली क्या होता है कि आपकी ज्वेलरी है, मैंने आपको लेट्स से डिटेन किया और मैंने बोला कि आपकी ज्वेलरी मेरे पास रहेगी जब तक आप उस कॉन्ट्रैक्ट को साइन नहीं करते। तो क्या हो रहा है? आई एम बेसिकली अनलॉफुली डिटेनिंग द प्रॉपर्टी विच बिलोंग्स टू यू, एंड देन आई एम फोर्सिंग यू टू enter into the contract. So this will not be by the free consent and ultimately it will not be a valid contract. नाउ एक्सप्लेनेशन इज़ वेरी क्लियर। एक्सप्लेनेशन कहता है कि इट इज़ इमेटेरियल। इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि जब यह कोerशन हो रहा था तो उस टाइम, मतलब जब ये चीज़ें हो रही थी तो उस जगह पर जहाँ पर ये सब चीज़ हो रही थी उस जगह पर आईपीसी फोर्स में था, फोर्स में नहीं था, डजेंट मैटर। It is immaterial whether the Indian Penal Code is or is not in the force in the place where the coercion is employed. इसके कुछ illustrations हैं, इनको समझते हैं। ठीक है, let's see the illustrations. Illustrations कहती हैं A on board an English ship on the high seas. ठीक है, साफ साफ क्या होता है कि A क्या होता है? एक इंग्लिश शिप पे है हाई सीज़ के अंदर। हाई सीज़ में क्या होता है? किसी कंट्री की जुरिस्डिक्शन नहीं होती। ठीक है, इट इज़ एन ओपन वाटर ऑल्दो causes B to enter into an agreement by an act amounting to criminal intimidation under the IPC. बेसिकली क्या होता है? कोई ऐसा एक्ट कर देता है कि जो कि आईपीसी के अंदर प्रोहिबिट होता है, उससे ऐसा धमका करके उसे कॉन्ट्रैक्ट के अंदर साइन करा लिया जाता है। अब क्या होता है? A afterwards sue B for breach of contract at कैलकटा। ठीक है, ए क्या करता है? बाद में सू कर देता है कि आपने जी कॉन्ट्रैक्ट फॉलो नहीं कर रहे आप, बिकॉज है ना कि हमने वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट किया था हाई सीज़ में, तो आप उसे फॉलो करो। बट आपको पता है कि ए ने क्या किया? समथिंग विच इज़ प्रोहिबिट इन द आईपीसी, सो ए हैज़ एम्प्लॉयड कोerशन। अब ए यहाँ पर यह नहीं बोल सकता कि सर हम तो हाई सीज़ के अंदर थे और वहाँ पर तो आईपीसी लागू ही नहीं होता था, तो हमने तो जो कॉन्ट्रैक्ट कराया वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। ए ऐसा नहीं बोल सकता। क्यों? क्योंकि ये एक्सप्लेनेशन ने साफ लिख रखा है कि इट इज़ इमेटेरियल, फ़र्क ही नहीं पड़ता आप कहाँ पर हैं और वहाँ पर आईपीसी लागू होता है या नहीं होता। ठीक है, आपको पता है कि ऐसा इलस्ट्रेशन अगर आपके एग्ज़ाम में आ गया, सो दे विल आस्क यू वेदर दिस कॉन्ट्रैक्ट इज़ वैलिड, वेदर दिस कॉन्ट्रैक्ट इज़ वॉइड। लाइक अगर क्वेश्चन अच्छा बनाना हो तो पूरा आपको ये स्टोरी दे देंगे एंड फिर पूछ लेंगे कि बताओ इट इज़ वैलिड, इट इज़ वॉइड। आपको पता होगा कि अगर कोएरेशन से कुछ चीज़ करा रहे हैं तो वो वैलिड नहीं होती। सर किसी ईयर में पूछा है ये क्वेश्चन, ये पूरा अच्छा इलस्ट्रेशन पूछा है। देखा। यस सर। अच्छा, लाइक 2008 तक तो नहीं पूछा, बिकॉज 2008 तक तो लाइक मेरे को क्लियर हैं PYQs। सर मुझे जिज्ञासा ने अच्छा, भेजा नहीं था। हाँ ऑब्वियसली जिज्ञासा पूछा जा सकता है, बिकॉज यही तो पूछते हैं और क्वेश्चन। में है ये हाँ जी, 2006 में है ये या हाँ 5 मतलब में? देखो 8 तक तो मैंने अच्छे से कर रखे हैं, तो 8 तक तो मुझे क्लियर है कि क्या है। उसके पहले मैं कर नहीं पाया बिकॉज आई वॉज नॉट हैविंग टाइम टू डू दैट। बट हाँ मतलब पूछ सकते हैं, मैं तो मतलब अपने सेंस से बता रहा हूँ कि ये ऐसे सवाल आ सकते हैं और यही आता है।
फिर आप बोलेंगे कि टफ़ पेपर आ गया, मतलब जो बच्चा पढ़ के नहीं गया ऑफ कोर्स, बिकॉज वही है ना कि इधर उधर से इतने सारे मटेरियल्स पढ़ने से अच्छा है कि बेयर एक्ट पे फोकस करा जाए। ठीक है, ये क्लियर है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे अनड्यू इन्फ्लुएंस। अनड्यू इन्फ्लुएंस क्या होता है आपको पता ही है, काइंड का इन्फ्लुएंस होता है, काइंड का प्रभाव होता है कि मतलब मैं इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंसर बंदा हूँ कि मेरे कहने मात्र से आपने दब करके उसको साइन कर दिया, क्योंकि मेरा अनड्यू इन्फ्लुएंस आपके ऊपर है। अ कॉन्ट्रैक्ट इज सेड टू बी इंड्यूस्ड बाय, फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलता हूँ कि आपको पीडीएफ बना करके देना है, आप चाह कर भी मतलब कर तो सकते हैं, ऑफ कोर्स यू आर हैविंग राइट, बट समटाइम क्या होता है बच्चे बोल देते हैं कि यस सर कर देंगे। ठीक है, क्योंकि काइंड ऑफ अनड्यू इन्फ्लुएंस वर्क करता है वहाँ पर। ठीक है, होता है डॉक्टर पेशेंट, टीचर स्टूडेंट, एडवोकेट क्लाइंट, बहुत सारे रिलेशनशिप्स, मास्टर सर्वेंट, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं यहाँ पे अनड्यू इन्फ्लुएंस काम करता है। पेरेंटल एंड चिल्ड्रन रिलेशनशिप, a contract is said to be induced by undue influence where the relations subsisting between the parties are such that one of the party is in the position to dominate the will of the other and uses that position to obtain an unfair advantage over that other। ठीक है, एक पार्टी पोजीशन में है कि वो दूसरे पार्टी की विल को डोमिनेट कर पाए, तो इसको क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्ट बाय अनड्यू इन्फ्लुएंस। फिर यहाँ पर कुछ आपको और दे दिया कि फिड्यूशरी रिलेशंस हैं और अपीरेंट अथॉरिटी है, वही सब जो मैंने आपको बताया। और वेयर ही मेक्स अ कॉन्ट्रैक्ट विद अ पर्सन हुज मेंटल कैपेसिटी, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं एक ऐसे व्यक्ति के साथ कॉन्ट्रैक्ट करता हूँ जो कि मेंटल कैपेसिटी थोड़े टाइम के लिए फिर परमानेंटली अफेक्टेड है, यानी काइंड ऑफ अ साउंड माइंड हो गया एक तरीके से, है ना, एज, इलनेस, मेंटल बॉडी डिस्ट्रेस, किसी भी वजह से वो मेंटली कैपेबल ही नहीं है, मैं उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट बना रहा हूँ, क्या इंड्यू इन्फ्लुएंस है। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन बन सकता है कि मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट विद अ पर्सन हुज मेंटल कैपेसिटी इज टेम्पररी परमानेंटली अफेक्टेड बाय रीजन ऑफ एज, इलनेस, मेंटल और बॉडी। दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ coercion, undue influence, fraud and misrepresentation, and it is the answer undue influence। ठीक है जी, लाइक बहुत अच्छे क्वेश्चंस बन सकते हैं यहाँ से। सी आप पढ़ेंगे, वेयर अ पर्सन हु इज़ इन अ पोजिशन डोमिनेट द विल ऑफ द अनदर एंटर्स इनटू द कॉन्ट्रैक्ट विद हिम एंड ट्रांजेक्शन अपीयर्स ऑन द फेस ऑफ इट और ऑन द एविडेंस एड्यूस्ड टू बी अनकॉन्सेशनेबल द बर्डन ऑफ, मतलब ये सब आपके काम का नहीं है बेसिकली, एंट्रेंस में इतना नहीं पूछते तो छोड़ सकते हो। ठीक है, बिकॉज पता है लॉ की ब्यूटी क्या है कि बेयर एक्ट से ही जुडिशरी में भी क्वेश्चन आएंगे, इसी बेयर एक्ट से एलएलएम के क्वेश्चन भी बनेंगे और इसी से आपके एलएलबी के भी बनेंगे। बेयर एक्ट यही है, यहीं से उठाए जाएंगे, जुडिशरी भी यहीं से डिज़ाइन होगा, एलएलएम भी और एलएलबी भी, तो कहीं ना कहीं सिलेक्टिव रहना पड़ता है, तो आप इसे छोड़ सकते हैं थर्ड को। ठीक है, ये देखो इलस्ट्रेशंस हैं, आप खुद से पढ़ेंगे जैसे मैंने बता दिया, एंड जो मैं बताता हूँ ना इसको एज अ कमांड आप ले सकते हैं कि अगर मैंने बोला कि दीज इलस्ट्रेशन हैज़ टू बी रीड, दीज हैज़ टू बी रीड, अगर आप नहीं पढ़ते कहीं ना कहीं आप अपना नुकसान करके जाओगे। ठीक है, आप ही के मार्क्स फिर कम आएंगे अगर क्वेश्चन आ गया तो। अगर आप अच्छे से करना चाहते हो तो वट एवर आई एम आस्किंग, क्योंकि मेरे पे इतना टाइम नहीं है ना कि आई कैन जस्ट एक्सप्लेन यू ऑल ऑफ इट, तो आई एम आस्किंग कि एक बारी पढ़ना चारों को, आपको समझ में आ जाएगा। आई हैव एक्सप्लेन इट, बहुत सिंपल है, पढ़ लेना। ठीक है, एंड देखो क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है इससे, क्योंकि इट इज़ नॉट द अनड्यू इन्फ्लुएंस, तो अगर आपको ये प्रॉब्लम दे दे और पूछ लें कि क्या है, तो कई बार आप लिख देंगे कि अनड्यू इन्फ्लुएंस, बट एक्चुअली इट इज़ नॉट द अनड्यू इन्फ्लुएंस। ठीक है, तो कई बारी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं ये सब चीज़ें, एंड आपको पता नहीं होता और आप सोचते हो कि इलस्ट्रेशंस कौन ही पढ़ता है, क्या ही होता है, बट घुमा फिरा करके यही सब चीज़ें पढ़नी होती हैं। ठीक है, कमिंग ऑन टू फ्रॉड, अगेन जैसे क्वेश्चन में बताया था ऐसे पूछ सकते हैं कि फ्रॉड कहाँ पर डिफाइन है, तो फ्रॉड इज़ डिफाइन अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। फ्रॉड means and includes any of the following acts committed by a party to a contract or with his convenience or by his agent। सो सबसे पहले तो फ्रॉड क्या हो सकता है, उसका एजेंट भी कर सकता है। इट इज़ नॉट लाइक कि वो ही व्यक्ति करेगा, इट इज़ नॉट जस्ट दैट द प्रिंसिपल विल कमिट, इवन इट कैन बी कमिटेड बाय द एजेंट।
है ना। लॉ ऑफ एजेंसी भी तो है इसी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर है ना, लॉ ऑफ एजेंसी, जहाँ पे प्रिंसिपल एंड एजेंट वगैरह की बातें हम लोग करते हैं। विद इंटेंट टू डिसीव, यहाँ पर देखो सिर्फ एक चीज़ आपके लिए है, फ्रॉड में और मिस रिप्रेजेंटेशन में सिर्फ एक ही अंतर है कि जब आप फ्रॉड करते हैं ना किसी के साथ, तो आपकी मेलाफाइड इंटेंशंस होती हैं, आपकी गलत बैड इंटेंशंस होती हैं, ठीक है। यू आर हैविंग इंटेंशन टू डिसीव, डिसीव का मतलब होता है धोखा देना। इंटेंशन टू डिसीव अनदर पार्टी एंड इंड्यूस हिम टू फॉर्म अ कॉन्ट्रैक्ट। अगर मैं फ्रॉड कर रहा हूँ तो मेरी यही इंटेंशन है कि मैं सामने वाली पार्टी को कैसे झूठ बोल करके धोखा दे दूँ और उससे कॉन्ट्रैक्ट साइन करा लूँ। और अगर कोई व्यक्ति आपसे इस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट साइन कराता है, सो इट इज़ नॉट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। अब देखो यहाँ पर 5 एक क्वेश्चन था, आपको अगर पता हो प्रीवियस ईयर में यहीं से आया था, सेक्शन 17 फ्रॉड से रिसेंटली आया था 3-4 साल पहले, है ना। सो वो यहीं से है कि फ़्रॉड के अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं। तो फ्रॉड के अंदर क्या होता है, सजेशन एज अ फैक्ट विच इज़ नॉट ट्रू बाय वन हु डज नॉट बिलीव इट टू बी ट्रू, ठीक है। कोई ऐसा फैक्ट आप बता रहे हैं जो कि सत्य ही नहीं है, और आपको पता है कि जो आप बता रहे हैं वो सत्य नहीं है। इट मीन्स दैट मैं आपसे बोलता हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपसे बोलता हूँ कि दिस इज़ द स्मार्टफोन और इसकी जो बैटरी है वो 5 दिन तक चलती है, ठीक है। 5 डेज़ तक नॉन स्टॉप आप यूज़ करिए, मज़े से फुल गेमिंग करिए एंड मज़े से 5 दिन तक चलेगी। मुझे पता है कि इसकी बैटरी इवन 1 दिन भी नहीं चलने वाली, बट मैं झूठ बोल रहा हूँ ताकि आप इसे ख़रीद लें। क्या हो रहा है, आई एम जस्ट गिविंग यू सम रॉन्ग फैक्ट, सो फ्रॉड ही तो कर रहा हूँ मैं आपके साथ, ठीक है। दूसरी चीज़ आती है द एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट बाय वन हैविंग नॉलेज और बिलीफ ऑफ द फैक्ट, कि आपको पता है किसी चीज़ के बारे में बट आप उसे बता नहीं रहे। एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट, छुपा रहे हैं। तीसरा, प्रॉमिस मेड विदाउट एनी इंटेंशन ऑफ परफॉर्मिंग इट, आपने प्रॉमिस कर दिया और आपकी कोई इंटेंशन ही नहीं है, ठीक है। तो क्या होता है, इट इज़ ऑल्सो काइंड ऑफ अ फ्रॉड। कई बार क्या होता है, इफ़ यू विल सी दैट, अगर आप कहीं पर लाइक इफ़ आई विल गिव यू द एग्जांपल ऑफ लेट्स से आपने घर रेंट पे लिया, ठीक है। ओनर आपसे बोलता है कि अच्छा इसमें ये काम रह रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का ये काम है, यहाँ पर ये काम है, हम इसको करा देंगे, अभी आप हम लाइक 1 हफ़्ते बाद इसको करा देंगे। बट कहीं ना कहीं ओनर को पता है कि अरे 1 हफ़्ते बाद मैं नहीं कराऊंगा एंड हार के खुद ही करा लेगा। तो इट्स काइंड ऑफ अ डैट काइंड ऑफ अ मेंटेलिटी होती है प्रैक्टिकल लाइफ में, यू विल फेस इट, ठीक है। सो इसमें क्या होता है, प्रोमिस मेड विदाउट एनी इंटेंशन ऑफ परफॉर्मिंग इट, तो क्या होता है, इट्स काइंड ऑफ अ फ्रॉड, ठीक है। और एनी एक्ट अदर एक्ट फिटेड टू डिसीव, कोई भी कुछ भी कर रहे हो धोखा देने के लिए, तो कहीं ना कहीं फ्रॉड ही है। एनी सच एक्ट और ओमिशन एज द लॉ स्पेशली डिक्लेयर्स टू बी फ्रॉडलेंट, और अगर लॉ कहीं पर कुछ चीज़ को स्पेसिफिकली बोलता है कि इट इज़ फ्रॉड। अब यहाँ पे देखो ट्विस्ट कहाँ आता है, ट्विस्ट यहीं आता है कि मियर साइलेंस as to the facts likely to affect the willingness of a person to enter in the contract is not a fraud unless, ये वाली लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। ये सिर्फ ये बोलती है कि सिर्फ साइलेंस से फ्रॉड नहीं होता जब तक मेरी साइलेंस का मतलब स्पीच ना हो, अनटिल एंड अनलेस माई साइलेंस इज इक्वलेंट टू स्पीच इट इज़ नॉट अ फ्रॉड। इसके लिए बहुत अच्छी इलस्ट्रेशंस भी दी गई है। ये बोलता है ए सेल्स बाय ऑक्शन, ये देखो 4 इलस्ट्रेशन है, बहुत अच्छी इलस्ट्रेशन है। यहाँ से पता है क्वेश्चन कैसे बनते हैं, आपको ये इलस्ट्रेशन दे देंगे, बोल देंगे दी एग्रीमेंट इज़ बाय फ्रॉड, या दिस इज़ द एग्जांपल ऑफ, इस तरीके से यू शुड नो कि अच्छा ये तो हमने फ्रॉड में पढ़ा था, है ना। अभी आपको लग रहा है बट आई नो मोस्ट बहुत बच्चे ऐसे हैं जो नहीं पढ़ेंगे, दे विल, अभी भी बहुत बच्चे होंगे जो इग्नोर करेंगे इन सब चीज़ों को, बट अगेन in the end you have to face the exam, not me, you have to take the admission to the law faculty, not me, so आप ही को करना होगा, ठीक है। इट इज़ अप टू यू, आप इस स्टेज पर हैं कि आप अपना अच्छा बुरा सब जानते हैं। सो आई थिंक कि इफ़ यू हैव सम बिलीव देन यू विल डू इट, अदरवाइज अप टू यू, ठीक है। ए सेल्स बाय ऑक्शन टू बी अ हॉर्स विच ए नोस टू बी अनसाउंड, ए क्या कर रहा है, ऑक्शन में बी को एक हॉर्स बेचता है जिसको पता है कि ही इज़ द अनसाउंड। ए सेज नथिंग टू बी अबाउट द हॉर्स अनसाउंडनेस, ए कुछ नहीं बताता, इट्स बिंग ही बिकम्स कंप्लीट साइलेंट ओवर द फैक्ट दैट द हॉर्स इज ऑफ द अनसाउंड माइंड। हियर
द एग्रीमेंट इज नॉट द इट इज़ नॉट बाय फ्रॉड, इट इज़ नॉट अ फ्रॉड। इसी तरीके से बाकी हैं, आप पढ़ेंगे। आप इसको पढ़िए, सी को, बी सेज टू ए, बी सेज टू ए इफ़ यू डो नॉट डिनाई इट, अगर आप इस चीज़ को मना नहीं करेंगे तो मैं इस चीज़ को मान करके चलूँगा कि हॉर्स साउंड माइंड का है, और मैं चुप रहता हूँ, मैं मना नहीं करता। इट मीन्स माई स्पीच इज़ सॉरी माई साइलेंस इज़ इक्वलेंट टू स्पीच। एंड अगर उस केस में जो हॉर्स है वो अनसाउंड माइंड का हुआ, इट मीन्स आई हैव डन अ फ्रॉड। इसी तरीके से बी और सी, आप बी एंड डी वाली आप खुद पढ़ लेंगे, ठीक है। कमिंग ऑन टू मिस रिप्रेजेंटेशन, यहाँ पर आ जाते हैं। मिस रिप्रेजेंटेशन से क्या मतलब है? मिस रिप्रेजेंटेशन मीन्स एंड इंक्लूड्स द पॉजिटिव असर्शन इन अ मैनर नॉट वारंटेड बाय द है ना। मिस रिप्रेजेंटेशन भी यही है, इसमें एक ही फ़र्क है मिस रिप्रेजेंटेशन और फ्रॉड के अंदर। फ्रॉड के अंदर आप जान करके सामने वाले व्यक्ति को धोखा देते हो, बिकॉज आपका कोई इंटेंशन नहीं होता लीगल रिलेशनशिप बनाने का। फ्रॉड के अंदर आपकी कोई इंटेंशन नहीं होती कि आपको जो कंसिडरेशंस है वो फुलफ़िल करनी है। आप सिर्फ झूठ बोलते हैं, आप डिसीव करते हैं सामने वाले व्यक्ति को सिर्फ इसलिए कि वो कॉन्ट्रैक्ट में आ जाए। आपको कोई इंटेंशन नहीं होती फुलफ़िल करने की, और आपको पता है कि जो आप फैक्ट बता रहे हैं वो गलत है, बट स्टिल आप उसको बताते हैं सो दैट यू कैन डिसीव दी अदर पार्टी, ठीक है। ये फ्रॉड के अंदर है। बट मिस रिप्रेजेंटेशन में क्या डिफरेंस है? यहाँ पर आपको खुद नहीं पता कि जो फैक्ट आप बता रहे हैं वो गलत है। इट मीन्स दैट यहाँ पर एब्सेंस है किसका? मेलाफाइड इंटेंशंस का। सो इन द मिस रिप्रेजेंटेशन देर इज़ द एब्सेंस ऑफ मेलाफाइड इंटेंशंस। यहाँ पर आप गुड फेथ में बताते हैं, मतलब मेरे को खुद नहीं पता कि इस फ़ोन की बैटरी 2 दिन, एक ही दिन चलती है। मेरे को यही पता है कि इस फ़ोन की बैटरी 5 दिन चलती है, और मैं आपको वही बता रहा हूँ। हो सकता है कि इसकी 1 दिन चले, बट मेरे को नहीं पता इसकी बैटरी 1 दिन चलती है, ठीक है। सो इसमें मैं फ्रॉड नहीं कर रहा, मैं आपके साथ मिस रिप्रेजेंटेशन कर रहा हूँ। इसी तरीके से पढ़ लेंगे, बस यही है इसके अंदर, बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं। उसके बाद आपको पता ही होगा, एक काइंड के आपने क्वेश्चंस देखे होंगे, आप बच्चे काफ़ी सारे बता भी रहते हैं कि सर हमें पता नहीं चल पाता कि विच एग्रीमेंट आर वॉइड। कई बार ये एग्जाम्पल्स देता है, पूछता है बताओ वॉइडेबल है, वॉइड है, क्या है। आप बोल लेते हैं कि पता ही नहीं चलता कि वॉइड है, कब वॉइड होगा, कब वॉइडेबल होगा, कन्फ्यूज़न होता है, राइट। सो उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। सो voidability of agreement without the free consent, it simply means that कि ऐसे सारे एग्रीमेंट जो कि फ्री कंसेंट के बिना होंगे वो क्या होंगे, उनका स्टेटस क्या होगा? क्या वो वॉइड होंगे, क्या वो वॉइडेबल होंगे, या फिर वो वैलिड होंगे? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि फ्री कंसेंट से जो नहीं होते उनमें क्या है। जब मैं कह रहा हूँ इट इज़ नॉट बाय द फ्री कंसेंट, पता है आपको 5 चीज़ें इसके अंदर आ रही हैं, यू नो दोज 5 थिंग्स, yes or no? Yes, sir. सर You know those 5 things ना, कि अभी तो डिस्कस करके आए हैं, कोवर्शन, फ्रॉड, यस सर, मिसरिप्रेजेंटेशन, वो यस सब। फ्रॉड मिस यस यस। रिप्रेजेंटेशन। सो कई बार पूछते हैं कि एन एग्रीमेंट बाय फ्रॉड इज़, एन एग्रीमेंट बाय मिसरिप्रेजेंटेशन इज़, एन एग्रीमेंट बाय कोवर्शन इज़, एन एग्रीमेंट बाय अंडर इन्फ्लुएंस इज़। एक तो ये क्वेश्चन हो गया। देखो 2 टाइप से क्वेश्चन आते हैं यहाँ पे। पहला पूछेंगे सिंपल, एन एग्रीमेंट बाय अंडर इन्फ्लुएंस इज़, एक तो ये हो गया। दूसरा क्या होगा, एक सेकेंड, एक तो आपसे ये पूछ लेंगे दी एग्रीमेंट बाय अंडर इन्फ्लुएंस इज़, ठीक है, सिंपल सी आपसे दे दिया, पूछ लिया। दूसरा क्वेश्चन आपसे वो पूछेंगे, डायरेक्ट नहीं पूछेंगे, आपको एक ये दे देंगे, एक इलस्ट्रेशन दे देंगे अंडर इन्फ्लुएंस का ही, एंड अब आपसे पूछेंगे दी एग्रीमेंट इज़। ज़्यादातर चांसेस ये हैं कि आजकल वो लोग इलस्ट्रेशंस दे रहे हैं, ठीक है। सिंपल सब पता है, हर कोई बता देगा अंडर इन्फ्लुएंस फ्रॉड में क्या होता है, बट आजकल वो क्या कर रहे हैं, वो लोग इलस्ट्रेशंस दे करके क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चंस यही है, आपको यहाँ पर 2 स्टेप, पहले आप यहाँ पे देखो 2 स्टेप करने हैं। अगर आपको डायरेक्ट देते हैं कि अंडर इन्फ्लुएंस, तो आपको एक ही स्टेप आपको पता होना चाहिए, इट इज़ काइंड ऑफ अ 1 स्टेप क्वेश्चन। अगर आपको इलस्ट्रेशंस के थ्रू पूछा जा रहा है, इट मीन्स पहले आप ये आइडेंटिफाई करेंगे कि जो इलस्ट्रेशन है ये किस चीज़ का है। इट इज़ इलस्ट्रेशन ऑफ फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, अंडर इन्फ्लुएंस, क्वेश्चन किस चीज़ का है। पहला स्टेप आपने, उन्होंने ये चेक कर लिया कि आपको यह पता है कि ये क्या चीज़ है, अंडर इन्फ्लुएंस है या फिर क्वेश्चन है, क्या है। दूसरा,
वो आपसे ये भी चेक कर रहे हैं कि अंडर इन्फ्लुएंस क्या होता है, वॉइड होता है, वॉइडेबल होता है, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आजकल ये लोग डिज़ाइन करते हैं। सो प्रिपेयर्ड रहेंगे। लाइक आई नो कि अगर आप ये 3-4 क्लासेस जो हम लोग कंडक्ट करेंगे कर लेते हैं ना, सो आपके 24 to 27 28 मार्क्स एंश्योर हो ही जाएंगे 100%, ठीक है। यू वोंट अटेम्प्ट एनी क्वेश्चन रॉन्ग, आई कैन जस्ट हैव सम बिलीव ओवर इट। सो कमिंग बैक ऑन, देन सर अंडी इन्फ्लुएंस का सर वॉइड में सर होगा कि आई एम वॉइडेबल में टेलिंग इट, आएगा? आई एम जस्ट कमिंग ऑन टू इट, आई एम जस्ट कमिंग ऑन टू इट, ठीक है। सो डोंट वरी, आई एम जस्ट टेलिंग इट। ओके, सो voidability of, एक second, voidability of agreements without the free consent। अब देखते हैं, when consent to an agreement is caused by coercion, fraud, misrepresentation, it is voidable। If it is by coercion, fraud or misrepresentation, it is voidable at the option of the party whose consent was so caused, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है आप सभी को? Yes, sir. इफ़ दी एग्रीमेंट, लिख लीजिए इसको कहीं पर, कोअर्शन, फ्रॉड एंड मिसरिप्रेजेंटेशन, इन 3 केसेस में कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा आपका, वॉइडेबल होगा, ठीक है। अब अ पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट, अब यहाँ पर देखो 2 चीज़ें हैं। वॉइडेबल का मतलब मैंने पहले भी बताया था, यहाँ पर 2 चीज़ें हैं। अगर आप चाहें तो आप कॉन्ट्रैक्ट को कंटिन्यू कर सकते हैं। ऐसा कोई व्यक्ति जिसका कॉन्ट्रैक्ट मैंने फ्रॉड से लिया है, उसको अब पता भी चल गया, बट अब उसको लग रहा है कि नहीं कोई नहीं, फॉलो कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सो वो कंटिन्यू कर सकते हैं। और अगर वह व्यक्ति चाहे तो कोर्ट में जा कर के बोल सकता है कि सर दिस इज़ द कॉन्ट्रैक्ट एंड माई कंसेंट इज़ बीइंग टेकन बाय फ्रॉड, सो इट इज़ अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। तो उसकी बात चॉइस होती है, ठीक है। ये ना वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द पार्टी हुज कंसेंट वाज सो कॉस्ट। एंड यहाँ पर लिख रहा है अ पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट हुज कंसेंट वाज कॉज्ड बाय फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन में, if he thinks fit, insist that the contract shall be performed and that he shall be put in the position in which he would have been if the misrepresentation made had been true। सर फ्री कंसेंट किसको कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट में? हाँ जी, क्या? प्लीज़ प्लीज़, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट होता है री कॉन्ट्रैक्ट, यू आर नॉट क्लियरली ऑडिबल। फ्री कंसेंट। एक काम करो प्लीज, फ्री कंसेंट, सॉरी Yes, sir. वही पूछ सॉरी यू आर नॉट, sir वही पूछ एक रहे सेकंड रुको, आप समझ में नहीं आ रहा, प्लीज़ राइट इट, ठीक है, एक बार लिख दो, आई विल जस्ट सी इट। सर वो फ्री कंसेंट पूछ रहे हैं, फ्री अरे कंसेंट। फ्री consent, sir. कंसेंट तो अभी बताया था ना भाई कि अगर 5 चीज़ें हैं तो फ्री कंसेंट नहीं है, अगर उनके अलावा कुछ भी है तो वो फ्री कंसेंट है, ठीक है। अभी हम सारा कुछ डिस्कस करके आए हैं ब्रो कि अगर 5 चीज़ें हैं, अगर आपका कोई कॉन्ट्रैक्ट कोअर्शन, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, अंडर इन्फ्लुएंस, ये एक और है, ठीक है। और अगर इन 5 चीज़ों के अलावा किसी भी चीज़ से आपका कॉन्ट्रैक्ट है तो वो फ्री कंसेंट है। इनके अलावा अगर कुछ भी है तो वो फ्री कंसेंट है, ठीक है। ओके सर। आप कोई बात नहीं, घबराओ मत, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा इसको रिवाइज करना एक बारी एंड यू विल गेट टू नो ऑल ऑफ इट, ठीक है। हो सकता है सभी के साथ शुरू में दिक्कत होती है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप रिवाइज करो, आपको समझ में आ जाएगा। फिर भी नहीं आता देन लेट मी नो। सर मुझे 19 समझ ही नहीं आया। 19 नहीं आया समझ में? एक बार 19 हाँ, कुछ भी नहीं है। आया 19 समझ में। में सिर्फ हम लोग ये डिस्कस कर रहे हैं कि कौन से एग्रीमेंट वॉइड होंगे, कौन से वॉइडेबल होंगे। ये ऑब्जेक्टिव है, ऐसे ऑब्जेक्टिव की तरह पढ़ो, ठीक है। पूरा मतलब बहुत दिमाग लगा के समझने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ बेसिक अपने अपने काम का इसमें से निकाल लो छाँट के। इसमें क्या है, हमने इसमें से एक लाइन यहाँ से यहाँ तक ले ली
कि अगर कोई भी एग्रीमेंट कोअर्शन, फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन से है तो वो वॉइडेबल होगा। तो अगर इन तीनों की इलस्ट्रेशन आ जाती है, कोअर्शन की, फ्रॉड की और मिस रिप्रेजेंटेशन की इलस्ट्रेशन दे देते हैं आपको, तो याद रखना वो वॉइडेबल होगी, ठीक है। सर ये अनडू इन्फ्लुएंस का नहीं दिया अभी मैं आ तो रहा फिर हूँ, आई एम इसको कमिंग ऑन टू दैट, प्लीज हैव सम पेशेंस। सर ये किसी भी कंडीशन में voidable होगी। यस, आई एम कमिंग ऑन टू ओके एवरीथिंग, आई नो देयर आर सो मैनी कॉन्सेप्ट्स हियर, आई एम जस्ट कमिंग ऑन टू एवरीथिंग, ठीक है। एक्सेप्शन आप देखें, इफ़ सच कंसेंट वाज, आप पहले इस वाली लाइन को पढ़ो एंड लेट मी नो कि ये समझ आया नहीं आया। अ पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट whose consent was caused by fraud or misrepresentation may, if he thinks fit, insist that the contract shall be performed। ऐसा कोई व्यक्ति, मतलब आपका जो क्या कहते हैं कंसेंट है वो मिस रिप्रेजेंटेशन के थ्रू ले लिया गया है, ठीक है, बाय फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन, और आपको लगता है कि जो कॉन्ट्रैक्ट इन लोगों ने फ्रॉड के थ्रू लिया था, अब इसको हमें परफॉर्म करना ही होगा, इसको कंटिन्यू करना ही होगा, है ना, एंड डेट ही शैल बी, तो आप इसको कर सकते हैं। इफ़ सच कंसेंट वाज कोज्ड बाय मिस रिप्रेजेंटेशन और बाय साइलेंस, हाँ, इट इज़ समथिंग वेरी टेक्निकल, दिस एक्सेप्शन इज़ लाइक वेरी टेक्निकल वन, बहुत रेयर कभी ऐसा पूछेंगे, बट स्टिल पढ़ लेते हैं, ठीक है। इफ़ सच कंसेंट वाज कोज्ड बाय मिस रिप्रेजेंटेशन और बाय साइलेंस, इसका मतलब मैंने आपका कंसेंट ले लिया बाय मिस रिप्रेजेंटेशन और बाय साइलेंस, चुप रहा, मैं कुछ नहीं बोला, और या फिर मैं मिस रिप्रेजेंटेशन के थ्रू आपका क्या कहते हैं साइलेंस, सॉरी कंसेंट ले लेता हूँ मैं, ठीक है। तीन कंडीशन है, मिस रिप्रेजेंटेशन और बाय साइलेंस और बाय फ्रॉडलेंट। विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 17 द कॉन्ट्रैक्ट इज़ नॉट voidable if the party whose consent was so caused had the means of discovering the truth with ordinary diligence। प्लीज़ लेट मी नो कि ये किसको समझ आया, बिकॉज यहाँ से बहुत अच्छा टेक्निकल क्वेश्चंस बन सकता है। किसे किसे समझ नहीं आया? सर मुझे तो समझ नहीं आया, मैं नहीं सर मुझे समझ आ गया। बाकी नो सर, समझ में नहीं नहीं आया? ओके, नो सर। ठीक है। ये कुछ नहीं कह रहा है, ये सिर्फ इतना कह रहा है कि अगर मैं आपका कॉन्ट्रैक्ट मिस रिप्रेजेंटेशन और साइलेंस और फ्रॉड के थ्रू ले लेता हूँ, ठीक है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं हो, सॉरी वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल नहीं होगा अगर आपके पास ये साधन हो, आपके पास वो मीन्स हो कि आप सच्चाई का पता लगा सकें, राइट। अगर मैं आपको मिस रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, बट अगर आपके पास कुछ ऐसे साधन हैं कि आप ट्रुथ को डिस्कवर कर सकते हैं विद ऑर्डिनरी डिलीजेंस, सो कोर्ट विल से कि इट इज़ योर ड्यूटी कि आप कर सकते थे, तो इट इज़ नॉट वॉइडेबल वन। बट अगेन ध्यान रखना कि इट इज़ एन एक्सेप्शन ओनली, द रूल, इट इज़ नॉट अ रूल, इट इज़ एक्सेप्शन। रूल क्या है कि मिस रिप्रेजेंटेशन के थ्रू अगर कॉन्ट्रैक्ट है तो वो वॉइडेबल होगा। एक्सेप्शन क्या है कि अगर आपके पास साधन हैं कि आप सत्य की खोज कर सकते हैं विद ऑर्डिनरी डिलीजेंस, उस केस में वॉइडेबल नहीं होगा। तो हमेशा जो आंसर देना वो रूल के बेस पे देना होता है, ना कि एक्सेप्शन के बेस पे, अनलेस वो आपसे स्पेसिफिकली एक्सेप्शन ना पूछ लें। अगर वो आपसे यही पूछ लें कि भाई ये वाली पूरी लाइन, अगर वो आपसे यह पूछ लें कि इफ़ A contracts B by misrepresentation and B was having means of discovering the truth with ordinary diligence, in this case the contract is, इसमें आप क्या आंसर करके आएंगे? वैलिड। वैलिड नहीं, नॉट वॉइडेबल। वैलिड ही हो गया, एक तरीके से वैलिड हो गया, बट अगर दो ऑप्शन है वैलिड और नॉट वॉइडेबल, तो नॉन वॉइडेबल पर टिक करके आना है, ठीक है। अच्छा, अगर एक्सेप्शन को लेकर चलते हैं तो नॉट वाइडेबल। हाँ जी, अगर एक्सेप्शन आएगा तो नॉट वॉइडेबल, ठीक है।
हाँ प्लीज़, किसी का माइक ऑन है तो उसको टर्न ऑफ करें प्लीज़, बहुत ज़्यादा बैकग्राउंड नॉइज़ आ रहा है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन आप देखेंगे, a fraud or misrepresentation which did not cause the consent to a contract of the party on whom such fraud was practiced or to whom such misrepresentation was made does not render a contract voidable. Please read it. A fraud or misrepresentation which did not cause the consent to a contract of the party on whom such fraud was practiced or does not render a contract. हाँ ठीक है, इट्स लाइक आपके काम का है ही नहीं। वैसे आपके काम का क्या है? इस सेक्शन के अंदर आपने सिर्फ 3 चीज़ें सीखी। सॉरी, आपने क्या क्या सीखा इस सेक्शन के अंदर? आपने ये सीखा कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट कोअर्शन, फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन के थ्रू होता है तो वो वॉइडेबल होगा, पहली चीज़। ठीक है, दूसरा आपने क्या सीखा कि एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो कि मिसरिप्रेजेंटेशन या फिर साइलेंस या फिर फ्रॉड के थ्रू होता है, बट वहाँ पर उस व्यक्ति के पास मीन्स हैं कि वो डिस्कवर कर सकता है ट्रुथ को विद द ऑर्डिनरी डिलीजेंस, इन दैट केस इट इज़ नॉट वॉइडेबल। राइट, आप यही तो सीखा आपने। ठीक है, इसके अंदर इलस्ट्रेशंस हैं, इसको आप खुद पढ़ लेना। ठीक है जी, आप पढ़ लेंगे ना खुद से ये सारी इलस्ट्रेशंस तो? यस सर, अभी समझ में भी आ गया। है ना, पढ़ सकते हैं, लाइक इजी है। यू गाइस आर स्मार्ट, आई नो कि कर लेंगे आप। ठीक है, सो उसके बाद आते हैं 19A पर। सेक्शन वैक्शन याद नहीं रखने हैं आपको, बस मैं आपके मतलब मैं इसीलिए सेक्शन वाइज चल रहा हूँ ताकि थोड़ा सिस्टम बना रहे पढ़ने का। ठीक है, अब आपको आना है पावर टू सेट असाइड कॉन्ट्रैक्ट इंड्यूस्ड बाय अनड्यू इन्फ्लुएंस। तो देखो वही आ गया जो आप पूछ रहे थे बारी बारी से। ठीक है, सो अगर कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जो कि आपने अनड्यू इन्फ्लुएंस के थ्रू एंटर किया है, उस केस में क्या होगा? वॉइडेबल। तो सर इसको 90 के साथ क्यों नहीं रखा है? मतलब अलग से इन लोगों ने बस कर दिया, लाइक ये तो उनकी मर्जी, उन्होंने लगा कि थोड़ा इजी कर देते हैं इसको, मतलब चाहते तो वहाँ भी। तो सर इसी में कंफ्यूजन होगा, क्योंकि सर आपने बताया था कि बस इसको मिस्टेक को छोड़कर ये सारा वाइडेबल होगा। वो तो मिस्टेक वाइड हो ही होगा, लेकिन ये चार वाइडेबल ही होगा। तो देख रहा था कि कब बताया मैंने ऐसा? क्लास में बताया अभी? था। नहीं, पहले से। अच्छा अच्छा, हाँ तो अभी आप ये ध्यान रखो कि कोअर्शन, फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन एंड इन्फ्लुएंस चारों क्या हैं? वॉइडेबल हैं। ठीक है, इनको लिख लेना। मैं फिर बता रहा हूँ कि क्वेश्चन 2 तरीके से आएंगे। पहला तरीका डायरेक्ट पूछेगा, थैंक यू, पहला तरीका डायरेक्ट पूछेगा और दूसरे तरीके में क्या पूछेगा? आपको इलस्ट्रेशन दे देगा फिर पूछेगा। ठीक है, होपफुली आपको इतना आप क्लियर होगा। राइट, आप यहाँ तक तो कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा आपसे, और यहाँ तक आपके लाइक हाँ भाई 12 नंबर तो कम से कम आ ही रहे हैं आपको, अगर इतना समझ आ गया जो आज हमने पढ़ाया। ठीक है, अब देखो इसकी इलस्ट्रेशंस हैं अनड्यू इन्फ्लुएंस की, तो इसको भी आप खुद से पढ़ लेंगे। ठीक है जी, अब बात करते हैं 20 की। एग्रीमेंट वॉइड वेयर बोथ द पार्टीज आर अंडर मिस्टेक एज टू मैटर ऑफ फैक्ट। 2 चीज़ें होती हैं, मिस्टेक ऑफ फैक्ट, मिस्टेक ऑफ लॉ। दैट इज़ इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट और इग्नोरेंस ऑफ लॉ। ठीक है, सो यहाँ पर आप देखें, आप लिख लें व्हेन बोथ द पार्टीज आर अंडर मिस्टेक ऑफ मैटर ऑफ फैक्ट, और अंडरलाइन कर दीजिए बोथ पर, इस पर अंडरलाइन कर दीजिए बोथ, क्योंकि अगर बोथ पार्टी नहीं होता है तो फिर सिचुएशन बदल जाएगी। एग्रीमेंट वॉइड वेयर बोथ पार्टीज आर अंडर मिस्टेक एज टू मैटर ऑफ फैक्ट क्या होगा? वॉइड होगा। ठीक है, क्या सीखा आपने? अगर दोनों ही पार्टी मिस्टेक ऑफ फैक्ट के अंदर हैं तो कॉन्ट्रैक्ट कैसा होगा आपका? वॉइड होगा। वॉइड का मतलब क्या होता है आप मेरे को बताइए, कि अगर दोनों को लगता है कि नहीं नहीं कंटिन्यू कर लेते हैं तो क्या वो कंटिन्यू कर सकते हैं? नो सर। नो सर। नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ। एग्जैक्टली,
वॉइडेबल में क्या हो रहा था कि मर्जी थी, अगर मुझे लगता है कि नहीं नहीं फ्रॉड से तो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है बट इट्स ओके लेट्स कंटिन्यू इट, तो मैं कर सकता हूँ। बट अगर वॉइड है तो मैं नहीं कर सकता, चाह कर भी मैं नहीं कर सकता, बिकॉज लॉ की नज़रों में वो कॉन्ट्रैक्ट है ही नहीं। ठीक है, where both the parties to an agreement are under a mistake as to the matter of fact essential to the agreement is void। आप क्या करेंगे, इन 3 इलस्ट्रेशंस को पढ़ लेंगे। अब आते हैं इफेक्ट्स ऑफ मिस्टेक ऑफ एस टू लॉ। A contract is not voidable because it was caused by a mistake as to any law in force in India, but a mistake as to law not force in India has the same effect as a mistake of fact। A contract is not voidable because it was caused by a mistake as to any law force in India, but a mistake as to a law not in force in India। ठीक है, आप इस पे आइए, सीधा सेक्शन 22 पे फोकस कीजिए। ये क्या कह रहा है, आप कंपेयर कीजिए 20 एंड 22 को कंपेयर कीजिए। सबसे पहले 20 में क्या था, 20 के अंदर हम लोगों ने पढ़ा था बोथ व्हेन बोथ द पार्टीज आर अंडर मिस्टेक ऑफ फैक्ट। 22 के अंदर क्या पढ़ रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट को बाय मिस्टेक। यहाँ पर क्या है, एक पार्टी के मिस्टेक ऑफ फैक्ट है, बोथ पार्टी नहीं है। अगर ऐसा है तो इट इज़ नॉट वॉइडेबल। जब नॉट वॉइडेबल नहीं होता तो इट मीन्स बेसिकली ये वैलिड है। बट अगर अगेन अगर आपको ऑप्शन में 2 चीज़ें देता है, वैलिड और नॉट वॉइडेबल, तो नॉट वॉइडेबल पर टिक करके आना है। ठीक है, अगर नॉट वॉइडेबल नहीं देता है तो वैलिड पे करके आना है। ठीक है, आई थिंक इट इज़ क्लियर टिल हियर। यस सर, क्लियर। ओके, सो सर अगर नॉट वाइडेबल और वैलिड और ऐसा वाइडेबल दे देता है सारा और इनवैलिड 4 ऑप्शन दे देते हैं, तो फिर इसमें नॉट वॉइडेबल इसमें पे तो करके आना है, कंफ्यूजन हो प्रायोरिटी तो नॉट वॉइडेबल ही है, क्योंकि लॉ में ये लिख रहा जाता है है। ना। बात ये, अगर यहाँ पे ये लिख भी सकते थे, ये लोग लिख भी सकते थे द आ कॉन्ट्रैक्ट इज़ वैलिड, वैलिड भी लिख सकते थे, बट उन्होंने नॉट वॉइडेबल लिखा है तो हम भी नॉन नॉट वॉइडेबल वाइडेबल। पे टिक करेंगे ऑफ कोर्स। ठीक है, तो सेक्शन 90 के इलस्ट्रेशन नंबर 2B में दिया हुआ है, ये नॉट वाइडेबल ही लिखा हुआ है, वैलिड नहीं। हाँ, now you guys just give me 2 minutes and I will start again, like I will just hardly take your 5 minutes now and I will stop then the lecture, just please give me 2 minutes। ठीक है, yes okay, come back guys। सो 21 क्या कहता है, प्लीज़ इसको एक बार ही पढ़ो, इसको समझ के वी विल स्टॉप एंड कल से 23 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आई होप कि कल आई विल बी वाइंडिंग अप द एंटायर सेशन, कल हम फिनिश कर देंगे इसको, कॉन्ट्रैक्ट को। ठीक है, प्लीज़ रीड 21, एनीवन प्लीज़ डू दैट। अंशु मैम प्लीज़ 21 एक बारी रीड करिए आप। A contract is not voidable because it was caused by a mistake as to any law in force in India, but a mistake as to a law not in force in India has the same effect as a mistake of fact। ओके, समझ आया? आप में से किसको समझ में नहीं आया? सर मुझे समझ नहीं आया। ओके सर मुझे आ गया समझ। ओके, आ गया आ सर। गया। ओके, किस किस को नहीं आया? सर मुझे नहीं आया समझ। ओके, सो आई एम एक्सप्लेनिंग इट। इसमें क्या कह रहा है, हमने आपको मैक्सिज्म भी याद होंगे कि हमने पढ़ा था कि इफ़ इट इज़ मिस्टेक ऑफ फैक्ट, मिस्टेक हाँ वो है ना। तो याद है सर, सो वो इसमें तो यही याद कह है। रहा है कि 20 आप देखेंगे, 20 में क्या है, 20 में आता है मिस्टेक, 20 में क्या है,
20 में है मिस्टेक एज टू मैटर ऑफ फैक्ट, ठीक है। अगर फैक्ट की मिस्टेक है तो इट इज़ वॉइड, बट इफ़ इट इज़ मिस्टेक ऑफ लॉ, सो क्या होगा अगर मिस्टेक ऑफ लॉ है, इफ़ यू डोंट नो द लॉ, तो फिर आपको एक्सक्यूज़ किया जाए क्या? नहीं। तो फिर क्या होगा? नहीं, वो कोई नॉट एक्सक्यूज नहीं अवॉइडेबल। है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ तक क्या कह रहा है? अ कॉन्ट्रैक्ट इज़ नॉट अवॉइडेबल बिकॉज इट वाज कॉज्ड बाय मिस्टेक एज टू एनी फोर्स इन लॉ, कि इंडिया के अंदर कोई लॉ था जो कि फोर्स में था और आपने मिस्टेक कर दी कि आपको नहीं पता था कि वो लॉ फोर्स में है, तो इन दैट केस इट इज़ नॉट अवॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर है। बट कोई ऐसा लॉ है जो कि यूएस का लॉ है, बट मेरे को नहीं पता, देयर इज़ अ लॉ विच इज़ एनफोर्स इन यूएस, मेरे को तो नहीं पता उसके बारे में। सो अब क्या होगा? अब ये वॉइडेबल होगा या फिर नहीं होगा? नहीं, अवॉइडेबल हो नहीं जाएगा। होगा। सर इसमें नहीं सर, इसमें ऐसे होता है ना, जैसे अगर दोनों पार्टी की तरफ से है तो सर ये वाइड रहेगा, अगर वन पार्टी की तरफ से है तो नॉट नो नो वाइडेबल नो रहेगा। नो सर नो नो, इसमें दिस इज़ नॉट द कॉन्सेप्ट। द कॉन्सेप्ट इज, प्लीज टर्न ऑफ द माइक। The concept is that कि if there is any law which is enforced in some other country other than India, we will consider it as a mistake of fact, not as a law. If there is a US law, we will consider it as a mistake of fact and not as a mistake of law, and that is why it will be avoidable. Sorry, it will be void. तो यही तो लिख रहा है इसमें, बट अ मिस्टेक एज टू अ मैटर ऑफ अ मिस्टेक एज अ लॉ नॉट फोर्स इन इंडिया, एक ऐसा लॉ जो कि इंडिया में फोर्स नहीं है, अगर आप उसमें कुछ मिस्टेक करते हैं सो उसका सेम इफ़ेक्ट होगा एज अ मिस्टेक ऑफ फैक्ट, तो हम उसे मिस्टेक ऑफ फैक्ट ही मानेंगे। ठीक है, सिर्फ वो लॉ जो कि इंडिया के अंदर एनफोर्स हैं उन्हीं को हम मानेंगे मिस्टेक ऑफ लॉ। अपार्ट फ्रॉम इट, इफ़ देर इज़ अ फॉरेन लॉ, वी विल से इट इज़ जस्ट अ फैक्ट, इट इज़ जस्ट अ मिस्टेक ऑफ फैक्ट, नॉट अ मिस्टेक ऑफ लॉ, एंड देयरफॉर यस इट इज़ अ सर। वैलिड, सॉरी, इट इज़ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। आगे समझ यहाँ। सर एक बार देन इसको एग्जाम्पल से समझाइए, कुछ जैसे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से प्रैक्टिकल कुछ। एग्जांपल से समझोगे, ठीक है। तो एक तो देखो यही है कि इंडिया में तो आपको पता है कि कोई भी लॉ अगर एनफोर्स, कुछ भी ले लो, लाइक अभी तो मेरे ध्यान में नहीं आ रहा, ओके, एक ऐसे कर सकते हैं कि सर, जैसे कोई फॉरेनर इंडिया में आता है, जैसे लॉ का पता नहीं है यहाँ पे। हाँ, लाइक आपको इसको ऐसे समझ सकते हैं ना कि अगर इंडिया के अंदर हम कुछ भी कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैं किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट, गन गन खरीदना। खरीद रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ, तो मेरे को पता होना चाहिए कि देर आर सम लॉज इन इंडिया जिसके थ्रू हम गवर्न होते हैं। अगर उसे नहीं पता तो वो मेरी गलती है ना। बट अगर कोई यूएस के अंदर है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर पब्लिक, सॉरी, प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ यूज़ में आ जाता है कई बार, कुछ मैरिटल लॉज होते हैं कि इफ़ वी बोथ आर मैरिंग एंड लाइक देर आर सम लॉज इन द यूएस और लाइक इन द कैनेडा, बट आई डोंट नो दोज लॉज, so in that case you can't say ki it is void, it is valid contract, it is valid contract, because I don't know the laws of that land. It is like that only. If you need an example, just search on the Google, like section 21 examples, you will see abundance of examples over there, ठीक है। अभी इस मोमेंट पे मेरे को कोई याद नहीं आ रहा, so I can't give you a good सर example over here, ठीक है। सर देन इन केस सर वॉइडेबल नहीं होगा तो सर वॉइड होगा। क्या चीज़? सर ये मिस्टेक एज टू लॉ। और इन नॉट वोइडेबल का मतलब है वैलिड। सर, सर जैसे मैंने तो वैसे नॉट वॉइडेबल ही आएगा, इट इज़ मीन इट इज़ नॉट वॉइडेबल। आप यही समझो, इट इज़ नॉट वॉइडेबल, कि ये वॉइडेबल तो नहीं है। समथिंग विच इज़ नॉट वॉइडेबल, इट आइदर मे बी वैलिड, इट मे बी वॉइड भी नहीं है, इट इज़ वैलिड ओनली, ठीक है। बट अगेन क्वेश्चन में आपको ऑप्शंस नॉन वॉइडेबल का ही मिलेगा, अगर नॉन वॉइडेबल का नहीं मिलता है तब वैलिड पे टिक करके आना, ठीक है। सो तो यहाँ पे सर 22 तक। मिस्टेक ऑफ फैक्ट कैन बी एक्सक्यूजेज हो जाएगा, मिस्टेक ऑफ लॉ एंड ऑल्सो कैन बी एक्सक्यूजेज हो जाएगा। एक सेकेंड, कौन बोल रहा है? प्लीज़ रेजियो है। अच्युत ओके, हाँ, सर, अब अच्युत। बताइए। सर यहाँ पे इस केस में सर मिस्टेक ऑफ फैक्ट ऑल्सो एक्सक्यूजेज है, और सर मिस्टेक ऑफ लॉ भी एक्सक्यूजेज हो कौन बोल जाएगा। रहा है एक्सक्यूज़ हो जाएगा?
सर अगर यूएस की कोई आके यहाँ पे मतलब किसी तरह का कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है जो उन्हें तो लॉ मिस्टेक मालूम ऑफ लॉ नहीं है, थोड़ी है वो, तो मिस्टेक ऑफ लॉ नहीं है, डेट इज़ मिस्टेक ऑफ फैक्ट। एंड इट इज़ नॉट लाइक कि यूएस का कोई इंडिया में आ रहा है। आई एम नॉट सेइंग कि यूएस का व्यक्ति इंडिया में आ रहा है। नो, इफ़ यू आर इन इंडिया एंड आपको इंडिया का लॉ नहीं पता, इट मीन्स दैट यू आर डूइंग मिस्टेक ऑफ लॉ। बट इफ़ आई एम द इंडियन सिटीजन एंड मैं यूएस का लॉ नहीं जानता एंड आई एम डूइंग दैट, देन इट मीन्स देन आई विल से कि मैंने कोई फैक्ट गलती किया है। समझो इस बात को, आप इंडिया के अंदर हैं। सर मैंने इसका एक एग्जाम्पल It is देखा not, था कि कोई it is not very मल्टीनेशनल complex. You कम guys are making it unnecessary complex. It is not that complex. I am repeating it again कि मिस्टेक ऑफ लॉ अगर है, आप अगर भारत के अंदर हैं और अगर आपको भारत का कोई कानून नहीं पता है, तो आप यह नहीं बोल सकते कि मेरे को वो कानून के बारे में जानकारी नहीं थी, आई डिड नॉट नो अबाउट द लॉ, तो मेरे को माफ़ कर दो। या फिर उस केस में ऐसा कुछ नहीं होगा, वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड ही रहेगा। बट आप अगर इंडिया के अंदर ही हैं या फिर कोई फॉरेन नेशनल भी इंडिया के अंदर है और उसको यूएस का लॉ नहीं पता, कनाडा का लॉ नहीं पता, यूके का लॉ नहीं पता, फ्रांस का लॉ नहीं पता, इन दैट केस आपको क्या बोला जाएगा कि यस इट इज़ काइंड ऑफ अ मिस्टेक ऑफ फैक्ट, बिकॉज यहाँ पर लॉ साफ बोलता है, सेक्शन 22 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट साफ क्लियरली सेज दैट कि ना, सेक्शन 21 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्लियरली सेज दैट कि इफ़ अ मिस्टेक एज टू लॉ नॉट फोर्स इन इंडिया, इट मीन्स कोई ऐसा लॉ जो कि भारत के अंदर लागू नहीं होता, इट मीन्स यूएस लॉ विच इज़ नॉट फोर्स इन इंडिया, कैनेडियन लॉ विच इज़ नॉट फोर्स इन इंडिया, कोई भी ऐसा लॉ, कोई भी ऐसा कानून जो कि भारत के अंदर लागू नहीं होता, उसको हम लोग मिस्टेक ऑफ लॉ नहीं मानेंगे, उसको हम लोग मिस्टेक ऑफ फैक्ट मानेंगे। एंड यू नो व्हाट इज़ मिस्टेक ऑफ फैक्ट। तो मिस्टेक ऑफ फैक्ट को जानने के लिए आपको जाना पड़ेगा सेक्शन नंबर 20 के ऊपर। एंड यू नो दैट इफ़ अ कॉन्ट्रैक्ट इज़ बाय द मिस्टेक ऑफ फैक्ट, द एग्रीमेंट इज़ वॉइड, अगर दोनों पार्टी ने नहीं किया, ठीक है। सो यही बात है एंड इट इज़ वेरी सिंपल। सो इफ़ यू वांट द एग्जांपल ऑफ इट, आई विल गिव यू द एग्जांपल टुमारो। लाइक अभी कोई अच्छा एग्जांपल नहीं आ रहा एंड आई डोंट वांट टू गिव यू एनी सिली एग्जांपल ओवर हियर, ठीक है। So it is just that only, and you can just check on the Google as well, and that's it from my side for today, and I'll see you guys tomorrow, and I hope कि tomorrow हम सारा कॉन्ट्रैक्ट फिनिश कर लें, so that परसों हम लोग क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस कर सकें, सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है। एंड जितना मैंने पढ़ा दिया उसको पढ़ करके आना, एंड आगे का भी पढ़ करके आना, ठीक है। जो इससे पहले आगे का पढ़ा चुका ना मैं, वो भी पढ़ करके आना। एंड कल आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ख़त्म कर देंगे हम लोग, लाइक कॉन्सेप्ट तो होपफुली वी विल फिनिश, एंड परसों वी विल डू सम क्वेश्चंस ओवर इट, ठीक है। आई होप इट इज़ क्लियर टिल हियर, एंड आई विल सी यू गाइस टुमारो एट द सेम टाइम, एंड दैट्स इट। थैंक you very much for joining the class. Thank Have a you, sir. nice day. Thank you, sir.